तो आज हमारा डे 2 है और कल इंट्रोडक्शन रह गया था। तो मेरा नाम रॉबिन उनियाल है। मैं भी गाजियाबाद में रहता हूँ और वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। मुझे 10 साल हो गए आईटी इंडस्ट्री में। मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट मत कीजिए। सर आपने जोशी कब शुरू करी सीखनी और सिखानी? 3 साल हो गए सर। लास्ट में हम लोग ना Q&A रखेंगे, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीजें, है ना। अभी हम टॉपिक पे फोकस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। हम आपके अभी जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज अभी मत पूछिएगा, प्लीज उनको नोट डाउन करके रखिएगा। लास्ट में मैं सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा एड्रेस करने की। जिसका नाम लूंगा वही सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करे और अपना क्वेश्चन बताए, ठीक है। सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर, ऐसे है ना। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था प्लैनेट्स के बारे में। कल हमने एक बेसिक से स्टार्ट किया कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, और एस्ट्रोलॉजी में जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, बेसिकली जो 7 जो ग्रह हैं हमारे और 2 हमारे छाया ग्रह हैं, कल हमने उनके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो 7 ग्रहों की जब मैंने बात करी थी तो मैंने शुरू किया था सूर्य से। तो मैंने कहा था कि सूर्य को हम कैसे देखते हैं। सूर्य अगर आपको देखना है, आप सूर्य को हम पिता कहते हैं या राजा कहते हैं, ठीक है। और अब कैसे जाने कि सूर्य हमारी उत्पत्ति का कारक भी है, ठीक है। जो हम लोग हैं आज, जो भी कुछ हम कर रहे हैं आज की डेट में, जो हमारा जीवन है वो उन्हीं की वजह से चल रहा है। क्योंकि सारी वनस्पति जो होती है, जो भी हम लोग खाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, हम लोगों का जीवन का आधार ही वही है। सो सन इज द क्रिएटर, बनाने वाला है सूर्य, ठीक है। सूर्य इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को आत्मा भी कहा गया। सूर्य है हमारी आत्मा भी है, ठीक है। इसके अलावा अब कैसे देखें, कैसे हम लोगों को देख के पता पता कर पाए कि इनके कौन से ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज्यादा है। तो सूर्य से प्रभावित अगर मनुष्य होएगा तो वो कैसा होगा। सबसे पहले तो ऐसा जो इंसान होगा, उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ होगी। वो बोलेगा मुझे दिन में आप एक ही टाइम खाना दो, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे इज्जत तीनों टाइम चाहिए। अगर उसकी किसी रिश्तेदार ने भी बेइज्जती कर दी या उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, वो कहेगा भाई तेरे से मेरा आज के बाद रिश्ता खत्म। सन इज लाइक दैट। सन को चाहिए अथॉरिटी, वो चाहता है उसका एक वर्चस्व बना रहे, सब उसकी सुने। उसने अगर कोई एक बात बात कह दी, अगर वो सामने वाला नहीं करता है तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है। वो कहता है कि मैंने बोला था, आपने क्यों नहीं किया। वो कहेगा ऐसे, वो एग्जाम वो देगा, एक्सक्यूज देगा, कहेगा एक्सक्यूज मत दो, मैंने आपसे कहा था ना, ये क्यों नहीं किया आपने। तो इस तरीके का जब आप किसी इंसान को देखो जो बहुत ज्यादा अथॉरिटी जमाना जमाना चाहता है, अपना एक कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोलिंग जो आती है वो सूर्य से आती है, ठीक है। सो सूर्य को इसीलिए राजा है, सूर्य इसीलिए दंड भी देता है। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि जब हम पिता से मिला रहे हैं सूर्य को, तो हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पिता कैसा होता है। पिता कहता है कि मेरे बच्चों के लिए किसी चीज की कमी ना हो, मुझे चाहे दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़े पर मेरे बच्चों के लिए कोई कमजोर कुछ कोई भी कमी ना हो। क्योंकि पिता क्या होता है, प्रोवाइडर है ना। पिता पिता कैसे भी करके लाएगा, आपको प्रोवाइड करेगा। सन वैसे होते हैं। सन आपको, सन ये नहीं देखता कि आज मेरा मन नहीं है, चलो आज मैं नहीं निकलूंगा। वो निकलेंगे ही, रोज वो निकलेंगे और सबको बराबर ऊर्जा देंगे, सबको बराबर रोशनी देते हैं अपनी, है ना। तो सूर्य को इसीलिए पिता से कनेक्ट किया गया। इसके अलावा अब किसी का अच्छा सूर्य तो कैसे पता चलेगा। एक तो वो हर वक्त तक पे रहेगा, किसी भी काम को अगर उनको दिया गया है वो अपना पूरा डिसिप्लिन दिखाएंगे उसमें। जैसे अगर किसी की शादी है और उस वहां पर अगर कोई सूर्य प्रोमिनेंट इंसान जाता है और वो उनका कोई रिश्तेदार है, और आपने उस रिश्तेदार को बोल दिया कि आपको मेक श्योर करना है कि सारे लोग भोजन कर लें, तो अब वो आदमी उस चीज को बहुत सीरियसली लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि उसने खाना खाया या नहीं, वो ये मेक श्योर करेगा कि जितने भी लोग आए थे शादी में उन सबने भोजन कर लिया या नहीं, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो है बहुत सीरियसली कामों को लेते हैं, उनको बिल्कुल भी ढील नहीं पसंद, बिल्कुल भी वहां पे कोई चालाकी या कुछ भी ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सूर्य को हम ऐसे देखेंगे। तो जिसका प्रोमिनेंट सूर्य होगा वो जिम्मेदारी से काम करता है, वो बहुत ज्यादा उसके ना आदर्श उसूल, जो जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जो डायलॉग्स होते हैं ना, उन पे चलते हैं। वो कहते हैं नहीं ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, वो करेंगे ही नहीं उस काम को, ठीक है। तो सूर्य वाले व्यक्ति को आप ऐसे देख सकते हो। वहीं अगर आप किसी दूसरे इंसान को देखो जो एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन उस पोजीशन का उसने फायदा उठा लिया, उसने क्या किया, अपनी पोजीशन का फायदा उठा लिया, तो क्या है, सूर्य यहाँ पर एफ्लेक्टेड हो गया, यानी कि पीड़ित हो गया, ठीक है। किसी अच्छी पोजीशन पे है लेकिन वो क्या कर रहा है, हर किसी को बोल रहा है भाई तुम तो मेरे सामने कुछ नहीं हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्ट अंदर आने की, तू पूछ के क्यों नहीं अंदर आया। ये कौन कर रहा है, जिसका सूर्य पीड़ित है। जो लोग बॉसी, जो बॉसी एक नेचर होता है ना बॉसेस का, एक तो होता है कि चलो आप बॉस हो ठीक है, एक होता है ना किसी को दबाना, किसी को छोटा दिखाना, नीचा नीचा दिखाना। ये जिसका सूर्य पीड़ित होता है ऐसे लोग करते हैं।
अच्छे सूर्य वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, चाहे बड़े जो नेता भी होते हैं वो भी छोटे लोगों के पास में जाके वो ये नहीं बोलते कि आप गरीब हो, वो कहते हैं हाँ जी बताओ आपका क्या है, वो सुनते हैं सबकी ना, राजा सबकी सुनता है। तो ये सूर्य के बारे में एक हुआ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कल जो हमने सारा कुछ किया उसका मैं एक समराइज कर दूं उन लोगों के लिए जो कल नहीं अवेलेबल थे। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा की मैंने बात करी। चंद्रमा को सिंपल आप समझना चाहते हो, माँ को देखो, माँ का नेचर कैसा होता है, सेक्रीफाइसिंग नेचर है। दो रोटी है, उनको पता है मेरा बेटा दो रोटी खाता है, तो दो रोटी उसको दे देंगी, खुद भूखी रह लेंगी। चंद्रमा, अगर किसी इंसान के अंदर आप देखते हो कि उसके अंदर सेक्रीफाइसिंग नेचर है, तुम्हारे लिए अवेलेबल है, इमोशनल सपोर्ट देता है तुमको, उसका चंद्रमा प्रोमिनेंट है, चंद्रमा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी को देखते हो जो ये सब नहीं करता है, अपने ही बारे में सोचता है सिर्फ, ठीक है, अब चंद्रमा अच्छे वाला कैसा होगा, वो हर चीज ना फील भी करेगा। चंद्रमा अच्छे इंसान के साथ में भी आप बैठोगे ना, आपको सिर्फ बैठने से ही आनंद आ जाएगा। आप कहोगे यार मन हल्का हो गया। हम कहते हैं ना, उससे मिलके आते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हम अपने किसी मित्र के पास जाते हैं, या किसी माँ के साथ, कभी हम कहते हैं ना कि माँ की गोद में सर रखा तो आराम सा मिल गया। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि एक आनंद है ना, वो एक चंद्रमा वाली जो हमें शीतलता मिल रही है हमें उनसे। ठीक है, और वहीं जब एफ्लेक्शन में आ जाता है चंद्रमा, चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए, राहु केतु उसको देख लें, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इमोशंस को ले नहीं पाता। अगर उसके साथ कोई भी छोटी बड़ी चीज भी होती है तो वो बहुत ज्यादा उससे परेशान हो जाएगा, एकदम से रोने लगेगा, रो रहा है तो चुप ही नहीं हो रहा है, सब चुप करा रहे हैं, रो ही जा रहा है वो। ठीक है, ब्रेकअप हुआ तो 20 साल हो गए ब्रेकअप को, फिर भी बात कर रहा है अपने एक्स की कि वो तो ऐसा था। ठीक है, उस चीज से उभर ही नहीं पा रहा है वो अपने दुख से। तो क्या हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया। अच्छे चंद्रमा वाला क्या होगा, वो बोलेगा, अच्छे चंद्रमा वाला क्या बोलेगा, चलो भाई कोई बात नहीं यार, चलो अगला अगला क्या, आगे चलते हैं, कुछ और करते हैं। ठीक है, इमोशन सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, सेक्रीफाइसिंग नेचर रहेगा। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा के बाद मंगल की। मंगल इज द एनर्जी, हमारे अंदर जो खून बह रहा है, जो हम एनर्जी है, एनर्जी जैसे कि हमने कल बात करी थी, आप कोई भी काम करें आपको एनर्जी चाहिए हर किसी काम को करने के लिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है मंगल से। ठीक है, इसके अलावा अगर मंगल का मैं आपको एक उदाहरण दूं ना, तो हनुमान जी जब डायरेक्टली लंका में चले गए, रावण के सामने खड़े हैं, क्या कह रहे हैं रावण से कि रावण, मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, तुझे मेरे प्रभु के हाथों मरना है, वरना मैं इतनी क्षमता रखता हूं कि मैं तुझे मार सकता हूं। उसके यहाँ पे खड़ा है, उसके सामने राजा सिंहासन पे बैठा है, ऊपर रावण ऊपर बैठा है सिंहासन पे, वहीं पे घुस के बोल रहा है पराक्रम शक्ति कितनी है, मंगल बताएगा। ठीक है, तो मंगल को अगर आपको समझना है, आप हनुमान जी को देखिए। लेकिन हनुमान जी को जब हम देखते हैं तो वो एक पॉजिटिव मंगल है। हनुमान जी कभी ये नहीं कर रहे हैं कि चलते हुए लड़के के ऐसे सर पे हाथ मार दिया, हाँ भाई, नहीं, पॉजिटिव मंगल है ना, शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करेंगे अपनी। रावण भी राजा था ना, हमने सूर्य का भी उदाहरण लिया, रावण भी राजा था, सब कुछ था उसके पास, क्या नहीं था, प्रजा थी, सब कुछ था, लोग सुनते थे। लेकिन उसका राजा होना और श्री राम जी का राजा होना बहुत अंतर है। इसीलिए राम को जब भी हम सूर्य की बात करते हैं, हम सूर्य को राम से जोड़ते हैं, सूर्यवंशी है राम। तो ये एक रेमेडी भी हो गई, जो लोग सूर्य को अपने मजबूत करना चाहते हैं वो श्री राम जी की अगर पूजा करें तो वो उसको मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा को श्री कृष्ण जी से जोड़ा गया। श्री कृष्ण जी से चंद्रमा को क्यों जोड़ा गया? कोई साधु आके आपकी छाती पे लात मार दे और तब आप बोलो कि अरे आपके पैर पे लग तो नहीं गई, ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, सिर्फ चंद्रमा वाला इंसान कर सकता है। हनुमान जी को मार के देखो, आप लक्ष्मण के मार के देखो, वो आपको बताएगा फिर। ठीक है, तो ये कहां से आ रहा है, कृष्ण जी विष्णु जी के से आ रहा है ना, विष्णु जी की छाती पे लात मार दी, लेकिन कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि आपके पैर पे तो नहीं लगी, मेरा तो शरीर वज्र का है, आपके तो नहीं लगी। ठीक है, सो मंगल क्या है, शक्ति, आपके अंदर करेज कितना है, पराक्रम कितना है, ये मंगल से आएगा, कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है। अगर आप किसी इंसान को देखो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी पावर, मतलब बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन पीड़ित कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसका नेगेटिव मंगल हुआ ना वो। वहीं वो आर्मी में चला जाए, पुलिस में चला जाए, क्या है, अच्छा मंगल है। ठीक है, सो ऐसे देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लेनेट आता है वो आता है मरकरी। मरकरी को मैंने कल बोला कि बहुत वो है, लचीला है, कंफर्टेबल है। कहीं भी आप उसको बोलोगे अच्छा पार्टी करने चलना, वो कहेगा हाँ ठीक है चलो। आप कहोगे लाइब्रेरी चलना है, कहेगा हाँ चलो वहां भी ठीक है। मतलब कहीं के लिए भी रेडी है वो, उसका कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है। सूर्य वाले को आप ये नहीं कह सकते कि इफ एंड बट नहीं चलता सूर्य के सामने, सूर्य बोलेगा भाई नहीं मेरे ऑफिस का टाइम है ये, इसके बीच में मैं कहीं नहीं जा सकता। मरकरी वाले को अगर आप बहला फुसला के ले जाओ,
लेकिन मरकरी से क्या आता है, मरकरी को हम देखते हैं गणेश जी से, गणेश भगवान से। गणेश जी का बुद्धि कितनी ज्यादा है, तो गणेश जितना भी हमारा इंटेलेक्ट है, जितना भी हम लोग आज जो लोग हम लोग वाणी का यूज करते हैं, हम लोग जो कम्युनिकेट कर पाते हैं, बोल पाते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं, जो हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है, कोई परिस्थिति आई जहां पे सोचना है, जहां पे डिसीजन लेना है, जहां पे दिमाग का यूज करना है, वहां पे आपको मरकरी चाहिए। जितना भी हम एजुकेशन देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, सारा मरकरी है। ठीक है, अब मरकरी क्या है, अब आप समझिए, मरकरी और जुपिटर में बहुत थिन सा एक डिफरेंस है। शुक्र, बुध और गुरु में बहुत थोड़ा सा फर्क है। अगर आप एजुकेशन की बात करो, आप बोलोगे कि बुध भी एजुकेशन वाला है, जुपिटर भी, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं जुपिटर से। बुध वाली जो नॉलेज है ना, वो कैसी नॉलेज है, जो आप सीख सकते हो, जो आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, किताबों से सीख लिया, कहीं से सीख लिया, एजुकेशन कलेक्ट करना। क्योंकि बुध को हमने क्या कहा, एक राजकुमार है 16 साल का, राजा बनना चाहता है वो, तो क्या कर रहा है, वो सीखना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अच्छा ये भी बता दो, अच्छा कैसे करते हैं, कैसे रहना होता है, कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। बहुत ही ज्यादा जो क्यूरियस होते हैं ना लोग, मरकरी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे जातकों का मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमेशा सीखना चाहते हैं, एकदम तैयार हैं कि हाँ बता दो ना, कोई बात नहीं मैं सीख लूंगा। अच्छा मेरे एरिया का काम नहीं है ये, मतलब मैं तो आईटी में हूँ, लेकिन ये तो इंश्योरेंस का काम है, पर बता दो कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें। क्यूरियस है ना, जानना चाहते हैं ना हर चीज। मरकरी, बुध, जिसका बुध स्ट्रॉन्ग होगा वो कभी सीखना बंद नहीं करेगा, उसके पास आपको हमेशा किताबें मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो प्लेनेट आता है हमारा, वो आता है जुपिटर, गुरु। अब गुरु को हमने बोला ज्ञान का कारक, विजडम है आपका, लक है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपका विजडम, कहते ना यार ये बंदा बहुत ज्ञानी है। वो ज्ञान कहां से आ रहा है, जुपिटर, गुरु। ठीक है, गुरु से वो सारा ज्ञान आ रहा है, वो नॉलेज नहीं है, नॉलेज इज डिफरेंट। नॉलेज मतलब किसी चीज जानकारी होना। आज मुझे मान लो कोई चीज की नॉलेज नहीं है, मैं हो सकता है कोई कोर्स कर लूं, कोई किताब पढ़ लूं, मुझे वो नॉलेज आ जाएगी, मैंने तो, मेरे को तो पता चल गया ना। वो एक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बुद्ध से आती है। जो विजडम होता है, ज्ञान कभी आप कहीं से खरीद नहीं सकते, इसीलिए गुरु का कोई मोल नहीं है। जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, हालांकि हम उनको फीस देते हैं। जैसे जब आपने फर्स्ट क्लास में ज्वाइन किया होगा, एलकेजी यूकेजी, आप जब पढ़े होंगे, आपको टीचर ने क्या सिखाया, एबीसीडी सिखाया, है ना, आ अनार सिखाया, सब कुछ सिखाया, आपने पढ़ना सीखा, किताबों को पढ़ना सीखा। आपने 12th कर लिया, कॉलेज कर लिया, फिर आप एक जॉब में चले गए। ठीक है, आप कमाने लग गए। एक बात बताइए, जितना आपने स्कूल में फीस दिया था, क्या आप उतना यहाँ पे जितना आपने कमाया है वो ज्यादा है या वो ज्यादा है? आप, मतलब वो तो आप शायद कुछ ही सालों में कर लोगे आप कवर, जितना आपने स्कूल में दिया था। क्योंकि गुरु की कोई वैल्यू नहीं है, गुरु को आप पैसे से नहीं तोल सकते। तो बृहस्पति कैसे हैं, भारी भरकम है। जैसे आप किसी पंडित को देखेंगे ना, जो मतलब भारी भरकम होते हैं, जो जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, वो ज्ञान देना जानते हैं। आजकल कई लोगों का क्या रहता है कि भाई हम ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस में जो सीनियर हैं हमें कुछ बताते नहीं है, नॉलेज नहीं शेयर करते, उनको लगता है उनकी जॉब चली जाएगी। ये इनसिक्योरिटी है। गुरु वाले बंदे को ये इनसिक्योरिटी कभी नहीं होगी। गुरु बोलेगा ले लो, जितना ज्ञान लेना है मेरे से ले लो, तुम मेरा क्या ले जाओगे, या तुम मुझे क्या दे सकते हो। गुरु वाले इंसान के लिए ज्ञान देना या फिर अपनी शिक्षा को दे देना, बता देना बहुत आसान है, वो रेडी है देने के लिए। वो कह रहा है कोई बात नहीं, मेरी मेरी जॉब ना, कोई बात नहीं, मैं कुछ और देख लूंगा। और होता भी असल में यही है, जब आप देना शुरू करते हो तो जिंदगी में आगे और रास्ते खुलते हैं, आप और नई चीजें सीखते हो, क्योंकि आपको पता है जितना आपको आता था वो सब आप ट्रांसफर कर चुके हो, अब तो कुछ नया देखोगे ना आप आगे। कई लोग क्या होते हैं, जिनका जुपिटर मैलेफिक होता है, वो जोड़ के रखना चाहते हैं सब कुछ। वो चाहते हैं हमने हमने इन 10 सालों में सीख लिया, बस ये कहीं जाए ना हमसे, इसी के बेसिस पे जीवन चल जाए हमारा। जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज आपने इकट्ठी करी है, एक ना एक दिन वो आइसोलेटेड हो जाएगी ना, एक ना एक दिन उसका कोई मोल नहीं रहेगा। आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आती है ना, नई नई चीजें आती है मार्केट में, हमें अगर हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू खुद ही कम हो जाती है। तो जुपिटर वाला क्या कहता है, जो मेरे पास है आप मुझसे सीख लो, मैं कुछ और सीख लूंगा। जुपिटर वाला ज्ञान देने के लिए तैयार है। गुरु वाला जो इंसान है वो कह रहा है आप ले लो मेरे से ज्ञान। ठीक है, गुरु के बाद आते हैं शुक्र। तो शुक्र, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी भोग जो आप लाइफ में करते हो, कोई भी भोग, 5 इंद्रियां हैं हमारी, पांचों इंद्रियों से जो भी आप भोग करते हो सारा शुक्र से देखते हैं। आप कैसा खाते हो, क्या देखते हो, कैसा इंटरटेनमेंट करते हो। इत्र भी जो होता है, हम जो स्मेल होती है इत्र की, परफ्यूम की, अच्छे कपड़े, जितना भी लग्जरियस चीजें हैं, जितनी भी लाइफ के कंफर्ट्स है ना, कंफर्ट एक वर्ड याद रखना शुक्र के लिए। जितना आपके जीवन में कंफर्टेबल लाइफ है जी, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब शुक्र के अंडर है। शुक्र जिसका अच्छा होगा उसकी लाइफ लग्जरियस रहेगी। लग्जरियस ना भी रहे तो कंफर्टेबल रहेगी। एसी में बैठे हुए हैं, पसीने नहीं आ रहे, ठंड है तो हीटर लगा हुआ है,
किसी भी तरीके का कंफर्ट हो सकता है, ठीक घर है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, सारा शुक्र से आता है। शुक्र को जोड़ा गया लक्ष्मी माँ से, लक्ष्मी से जोड़ा गया शुक्र को। तो इसीलिए जब हम शुक्र की रेमेडी देते हैं या शुक्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप लक्ष्मी की आराधना कीजिए, ठीक है। तो शुक्र अगर आप बोलोगे तो किसी भी तरीके का जो भोग है, ठीक है। और शुक्र एक चीज और है, संजीवनी विद्या जो है वो शुक्र के पास ही है, तो शुक्र बहुत ज्ञानी है, शुक्र अगेन गुरु है, ठीक है। तो ये हमें कभी नहीं भूलना है। उसके बाद हम बात करें तो शनि महाराज आते हैं। शनि महाराज के अंडर आता है सारा कर्म वाला डिपार्टमेंट, सारा कर्म उनको दिया ही यही डिपार्टमेंट गया है कि आप देखो मनुष्य किस तरीके का कर्म कर रहा है, आप उसको वैसा फल दो। अगर मनुष्य ने खराब कर्म किए हैं तो जब भी आपकी दशा आएगी, जब भी आपकी महादशा आएगी, साढ़े साती आएगी, आप उनको वो रिजल्ट दो, रुला दो उसको। असल में क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि यार मैंने तो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मेरा जो ये पीरियड था इतना खराब क्यों गया। जरूरी नहीं है ना कि इसी जन्म के कर्म हो, वो कोई और भी जन्म के कर्म हो सकते हैं। शनि लेकिन क्या करता है, आपको बहुत रगड़ाता है, बहुत आपसे बहुत हार्ड वर्क करवाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वक्त बस गुजर जाए कैसे भी, इतना खराब वक्त है ये, इतना मुश्किल वक्त है। लेकिन जब वो वक्त गुजरेगा ना, जब आप आगे जाओगे तो आप पीछे मुड़ के ही देखोगे कि जो वो वक्त था ना, उसने आज मुझे बनाया है। शनि बना देता है, आपको निखार देता है, ठीक है। कर्म फल दाता है। मृत्यु का जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। तो मृत्यु के भी कारक है। कारक से मेरा मतलब है कि ये जो डिपार्टमेंट है मृत्यु वाला, जो दंड देने वाला, ये सारा कुछ है। जो भी दुख दुख होता है, जो भी, वो बहुत ठंडे ग्रह हैं। तो अगर किसी का शनि नेगेटिव होगा ना, वो इंसान बहुत दुखी होगा। हो सकता है आप उसकी लाइफ में देखो, आप बोलो यार इसकी लाइफ तो बहुत सही है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन वो आपको दुखी मिलेगा, बहुत दुखी मिलेगा आपको, दुख रहेगा उसके जीवन में। मैच्योरिटी देता है बहुत ज्यादा। शनि जिसका प्रोमिनेंट होता है, अच्छा होता है, ऐसा ऐसे लोगों को आप कैसे देखोगे, बहुत ही कम उम्र में बहुत मैच्योर हो गए। जीवन में ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि बहुत छोटी उम्र में ही कमाने लगे या फिर घर की जिम्मेदारियां ले ली, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए, ठीक है। शनि के बाद हम बात करते हैं राहु की। तो जितना भी ये डिपार्टमेंट है ना, कम्युनिकेशन का, इंटरनेट का, मोबाइल फोन, ठीक है, अभी जो है ये राहु काल है एक तरीके से, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जो भी चीज हमें दिखती नहीं है, जो भी एक हवा में जो चीजें हो रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, लेकिन हम लोग आमने सामने हकीकत में तो नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जब हम फोन में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकली बात हो रही है ना, हवा के थ्रू तो बात हो रही है, अगर हम वैसे देखें तो। ये सारा इल्यूजन वाला जितना भी काम है, सारा राहु का है। अगर आपको कोई इंसान दिखता है जो हमेशा बात करता है शॉर्टकट्स की, या लॉटरी लग जाए, तो शॉर्टकट मिल जाए, कोई स्कीम बता दे, कहीं ऐसा कर दूं कि आज वो है ना, वो कौन सी मूवी, हेरा फेरी में जो वो है, ठीक है, तो वो चिट वाला जो काम है, ठीक है, वो सारा काम ये राहु वाला है। राहु वाला इंसान ऐसा सोचेगा जिसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में अगर हो जाए, या बुध की राशियों में जब ये होता है, तो क्या करता है, दिमाग बहुत चलाता है, आपको आइडियाज देता है कि यार यूट्यूब भी कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी कर लेना, ऑनलाइन चलते हैं ना, आपको आइडियाज देगा बहुत सारे, बिजनेस करते हैं ना, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देगा राहु। और बड़ा सोचवाएगा, बहुत बड़ा आप सोचोगे, क्योंकि राहु जो है वो किसी भी चीज को एक्सपेंड करता है बहुत ज्यादा। अब वो कैसे एक्सपेंड करेगा, किस तरीके की सोच आपको देगा, ये डिपेंड करेगा उस पर कैसा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं केतु की। सो केतु क्या है, केतु बिल्कुल विपरीत है राहु के। जहां राहु कहता है कि मेरे को हमेशा, राहु हमेशा अटेंशन चाहता है। अटेंशन मतलब कैसी वाली अटेंशन, वायरल कर दो जी मुझे, इंस्टाग्राम पे वायरल कर दो, यूट्यूब पे वायरल कर दो, लोग मुझे जाने, चाहे नेगेटिव उससे जाने, वो चाहे कीचड़ में लेट रहा है और वो फेमस हो गया, कोई बात नहीं, मेरे को कर दो, कोई बात नहीं, मेरे को बस फेमस होना है, कैसे भी हो जाऊं। सूर्य वाले इंसान के लिए कैसा है, उसको फेमस होना है लेकिन अच्छे तरीके से होना है। सूर्य वाले के लिए सबसे बुरा, सबसे दर्दनाक एक चीज है सिर्फ, सूर्य वाला इंसान ना किसी से नहीं डरता। सूर्य वाला इंसान ना गरीबी से डरता है, किसी चीज से नहीं डरता, वो सिर्फ एक चीज से डरता है कि मेरे चरित्र पे कोई दाग ना लग जाए, कोई आके मुझे ये ना कह दे कि तूने ऐसे किया, तूने उस महिला के साथ मैंने तुझे देखा था। बात चरित्र पे नहीं आनी चाहिए, बाकी तुम कुछ भी कर लो, सूर्य वाले का तुम कुछ नहीं कर सकते। चरित्र सूर्य वाले के लिए सबसे बड़ा है। इसीलिए जब हम बात करते हैं राजा राम की, तो जब वो इंसिडेंट हुआ था कि सीता के बारे में जो हुआ था, कि भाई बात चल रही थी उनके राज्य में, है ना, सीता माँ को लेके, तो क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं सवाल उठ गया ना, एक राजा के ऊपर बात आ गई। राजा ये कभी नहीं चाहता।
वो सबसे वर्स्ट है राजा के लिए। राजा कहता है कि बस ये चीज ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, मेरे को गरीब कर दो, मैं गरीब राजा भी, मैं फिर भी राजा ही रहूंगा, गरीब रहूंगा तो भी, मेरे ऊपर सवाल मत उठाना। ठीक है। राहु क्या बोलता है? राहु कहता है साम दाम दंड भेद, कुछ भी चलेगा, चाहिए तो चाहिए। राहु कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है। अब अगेन ये कोई ऐसे फास्ट एंड रूल नहीं है, मतलब इसमें देखना पड़ेगा हमें कि उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, उस पर प्रभाव कैसा है, वो कैसा बैठा है, किस स्थिति में है, किस भाव में है, किस राशि में है, कौन उसको देख रहा है, किसका सपोर्ट है उसको। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, जब हम भाव की बात कर चुके होंगे, जब हम आगे युतियों की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे इन सब चीजों की। अब विशाल जी, जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज नोट करके रख लीजिए, लास्ट में मैं क्वेश्चन लूंगा, आप प्लीज नोट करके रख लीजिए। और आज का जो ये सेशन होने वाला है ना, जिसको असल में सीखना होगा ना, वो नोट्स बनाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने का काम है आज। ठीक है। और अगर आज आपने लिख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे ग्रहों को और राशियों को। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब हम 3 चीजें पढ़ लेंगे ना, ग्रह, भाव और राशि, तो आप देखोगे कि आप तभी से आपने प्रेडिक्शन करना चालू कर दिया, आप बताने लगे हो लोगों को। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, चाहे कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, चाहे कोई बात करता है आज की डेट में केपी की, भृगुनंदी नाड़ी की, ठीक है, लाल किताब की, कुछ भी, लेकिन कुल मिला के हम बात तो उसी कुंडली की कह रहे हैं ना, 12 भावों की बात कर रहे हैं ना, 12 राशियों की बात कर रहे हैं ना, 9 ग्रहों की बात करेंगे ना। उसमें चीजें हालांकि आप बहुत ऐड कर सकते हो जी। ठीक है। चलिए आज फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा यही था, उसके बाद हमने जब ग्रहों की बात करी ना, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह कैसा है, क्या वो शुभ है या अशुभ है। एक नेचुरल, नैसर्गिक एक शब्द यूज होता है, नैसर्गिक कैसे हैं वो। ठीक है, उनका नेचर कैसा है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। सो मैलेफिक यानी कि पापी ग्रह बोला गया। पापी ग्रह किस किस को बोला गया? मंगल को, शनि को, राहु को और केतु को। तो पापी ग्रह करते क्या है, ये पापी क्यों है? ठीक है। जहां पे भी आपके ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं ना, वहां पे आप देखोगे उस भाव से संबंधित चीजें मिलने में आपको परेशानी होती है, आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, वहां पे स्ट्रगल्स हैं। हो सकता है उस भाव के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कौन कौन से ग्रह मैंने बताए? मंगल, शनि, राहु, केतु। केतु। ठीक है, प्लीज म्यूट करके रखिएगा। सन को ना हम बेनिफिक बोलते हैं ना मेनिफिक बोलते हैं। हमने सूर्य को बोला कि ना तो वो अच्छे में है, मतलब बेनिफिक में है, और ना वो पापी है, ना वो शुभ है। क्यों? हमने सूर्य को बोला क्रूर ग्रह। क्रूर क्यों बोला? पिता जो होता है, पिता पापी थोड़ी है, या पिता बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर मेरे को मेरी पिटाई कर रहे हैं मेरे पिता, तो मैं उनको बहुत तारीफ तो नहीं करूंगा उनकी। तो हमने क्या बोला? क्रूर है। उनपे डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि किस सिचुएशन में वो है, वो उस हिसाब से आपको परिणाम देते हैं। पिता के साथ अगर आप बहुत अच्छे हो तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आपके लिए, वो आपके लिए बेनिफिट की तरह काम करेंगे वो। यही अगर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गलत चीजों में जुड़ गया हूं जाके, तो मेरे पिता फिर मेरे को पीटेंगे भी। तो क्रूर कहा गया है सन को। ठीक है, सूर्य को क्रूर ग्रह में लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बेनिफिक प्लैनेट क्या करते हैं? बेनिफिक प्लैनेट जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु, ये जिस भी भाव में बैठेंगे ना, ये इनकी कोशिश ये रहती है कि उस भाव से संबंधित चीजें आपको दे दें आसानी से। इनकी कोशिश ये रहती है। अब उस कोशिश में भंग कौन डालेगा? मेलेफिक प्लैनेट्स। अगर जो पापी ग्रह हैं उनका अगर इस पे प्रभाव आ गया, इन शुभ ग्रहों पे, या इन शुभ ग्रहों के जो राशियां जहां पे जा रही हैं वहां पे, तो क्या होगा? फिर दोबारा वही चैलेंजेस। तो शुभ ग्रह जो हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से चीजें दे दें, जिन भी चीजों के कारक हैं वो, या फिर जिस भी भाव को गवर्न करते हैं। मेलेफिक वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं जहां मैं बैठा हूं वहां पे तुझे स्ट्रगल दूंगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाऊंगा। ठीक है। तो ये था हमारा बेनिफिक और मेलेफिक, ये कभी नहीं भूलना है हमें, ये इनका। अब मेलेफिक मतलब ये नहीं है कि हर किसी का शनि खराब, हर किसी का मंगल खराब। हम ये कह रहे हैं कि उनका स्वभाव वैसा है। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक था हमारा, वो था राशियों के ऊपर, कि राशियां क्या होती हैं। ठीक है, राशियां कैसे आई, क्या हुआ, ये सारी चीजें। सो इसके लिए हम अगर वक्त में पीछे जाएं, तो जो हमारे पूर्वज थे या हमारे जो ऋषि थे हजारों साल पहले, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जब आसमान की तरफ देखा ना, जब उन्होंने देखा, तो उन्हें कुछ ऐसे नक्षत्र दिखाई दिए, कुछ स्टार्स कह सकते हो आप। उनके समूह को जब उन्होंने देखा, उन्होंने जब उसको ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो उन्होंने देखा कि एक आकृति बन रही है, एक डिजाइन बन रहा है।
कहीं पे भेड़ जैसा बन रहा है, कहीं पे कोई धनुष लेके खड़ा है, कहीं पे दो लड़कियां, ऐसे लग रहा है लड़कियां खड़ी है, कहीं पे लगा शेर जैसा लगा। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, उसी चीज को उन्होंने नाम दिया और उसी चीज के ऊपर सारी कैलकुलेशंस करी। हम उन कैलकुलेशंस पे बाद में जाएंगे, पर मैं आपको बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, अभी आप जैसे नॉर्मली देखोगे तो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं, जो ग्रह हैं बहुत दूर हैं, लेकिन वो असल में एग्जिस्ट करते हैं। जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी होगी, ठीक है, भूगोल जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम अंतरिक्ष की बातें करते हैं, तो हमें पता है कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो उन्हीं की स्थिति को देखकर, उन्हीं से बनते हुए आकार को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ 12 राशियां हैं। इस तरीके का उनको कुछ नजर आया, उन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके का है, ये भेड़ जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या बोला, मेष। एक बैल जैसा उन्हें कुछ दिखा, फिर उन्होंने बोला वृषभ। ठीक है, फिर इस तरीके का एक जोड़ा सा दिखा उनको, तो उन्होंने बोला मिथुन। फिर ऐसे ही उनको एक ये दिखा बिच्छू जैसा, तो उन्होंने बोला कर्क। शेर जैसा जब उनको आकृति बनती हुई दिखी, तो उन्होंने बोला सिंह। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सारी राशियों को देखा था। जैसे कन्या के लिए एक लड़की खड़ी है, ऐसा लग रहा था देखने में, उन तारों के समूह को देखकर ऐसा लग रहा था। फिर उन्होंने देखा कहीं पे तराजू बन रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा एक ये बिच्छू टाइप का है, वृश्चिक इसको नाम दिया हमने। फिर उन्होंने एक देखा एक आदमी है, ऐसा लग रहा है कि घोड़े के ऊपर है, वो ना आदमी ही है ना वो घोड़ा ही है, वो कुछ एक मिश्रण है उनका, और उसने ऐसे धनुष ले रखा है, तो उस राशि को उन्होंने बोला धनु। फिर उसके आगे चले तो ऐसे लगा कि एक मकर, ये ऐसे मगरमच्छ से देखा जाता है ऐसे मकर। ठीक है, फिर देखा कुंभ, एक घड़े जैसा। ठीक है, फिर मीन, उन्होंने देखा मछली जैसा कुछ बन रहा था। इस तरीके की जब उन्होंने आकृति देखी तो उन्होंने इसको बनाया। अब इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो इसीलिए जब पहले के टाइम पे जो लोग पहले के टाइम पे जो ज्योतिष लोग थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो जो कुंडली भी बनाते थे ना, तो वो ऐसे गोल वाली बनाते थे। ठीक है, अभी तो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना वो उत्तर भारत वाली, लेकिन नहीं, पहले वो कैसे बनाते थे, गोल। इसीलिए वो यही है कि आपने आसमान की ओर देखा और आपने देखा कि जब आप पैदा हुए उस वक्त राशियों की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, वो उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने देखा कि वो जो ग्रह थे, वो जो राशियां थी, वो उसके व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डाल रही हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि वो उसके जीवन पे प्रभाव डाल रही हैं। तो हमने कल क्या बोला, ग्रह, ग्रह शब्द से क्या बना, ग्रहण। ग्रहण लगता है तो किसकी जीवन प्रभावित होता है, हमारा प्रभावित होता है ना। तो जो भी चीज हमारे जीवन को या हमको प्रभावित करती है, उसको हमने क्या बोला, हमने उन ग्रहों को लिया जो हमको प्रभावित कर पा रहे हैं, जिनका हमने देखा कि हमारे जीवन पे जिनका प्रभाव है, हमने उनको सिर्फ लिया। हमने प्लूटो वगैरह को क्यों नहीं लिया, प्लूटो नेपच्यून को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा दूर है कि उनकी एनर्जी हम तक आ ही नहीं रही है, उनका इतना प्रभाव नहीं है। उपग्रहों को भी इसीलिए नहीं लिया, जो हमने कल बात करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक ना टेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आप प्लीज पेन वगैरह ले लीजिए। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो राशि के बारे में सब कुछ है। जैसे मेष के बारे में जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो उसके बारे में सब कुछ है। तो अगर आप इसको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राशि का कर्म, मतलब उसका नंबर। ठीक है, मैं अपने यहाँ पे भी बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लिखना है यहाँ पे राशि कर्म नंबर, राशि नंबर। ठीक है, उसके बाद राशि का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा उसका इंग्लिश नेम भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उस राशि को। उसके बाद आप बताओगे कि उसकी आकृति कैसी है, वो दिखता कैसा है, जो हमने अभी बात करी। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका रंग कैसा है, और हमारे शरीर में वो राशि किस चीज को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे जब हमने ये देखा था, अपना पीपीटी में देखा था कि मेष राशि जो आई थी, ठीक है, सबसे पहली राशि आती है, तो मेष राशि से जो ये वाला हिस्सा होता है ना हमारे शरीर का, हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये वाला माथे वाला स्पेसिफिकली। ठीक है, यहाँ तक। सेकंड हाउस में जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं मुंह वाला सारा एरिया। ठीक है, जो हम सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ मैं कर देता हूँ, मैं अभी लिख ही रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, राशि नंबर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
राशि नंबर के बाद आपको ऐसे ही साइड में लिखना है उसका नाम, यहाँ पे आप हिंदी नेम भी लिख सकते हो, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं। ये मैं एक्सरसाइज आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप जो आगे के 5 दिन हैं उसमें आप प्रैक्टिस भी करें और आपको ये याद हो जाए, ठीक है। हिंदी नेम के बाद इंग्लिश नेम, उसकी आकृति कैसी है, उसका रंग कैसा है उस राशि का, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट को दिखाता है वो राशि हमारे शरीर में कौन से बॉडी पार्ट को दिखाती है, ठीक है। किस टाइप की वो राशि है, क्या वो मूवेबल है, चर है, ठीक है, स्थिर है या द्विस्वभाव है, ठीक है। उसके बाद वो किस एलिमेंट को दिखाती है, हम 5 तत्वों की बात करते हैं ना, जी। कौन सी राशि कौन से तत्व की है, क्या वो अग्नि तत्व की है, आदि क्या वो पृथ्वी की है? प्लीज माइक को म्यूट ही रखें, ठीक है। उसके बाद उस राशि का क्या नेचर है, ठीक है। नेचर एज इन उसका आप ये कह सकते हो कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। और लास्ट में जो आएगा कि उस राशि का स्वामी कौन है, लॉर्ड ऑफ दैट राशि, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप हमें पता है कि 12 राशियां होती हैं, तो हमने 12 तक गिनती लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने उसका हिंदी नेम लिखना है, तो हिंदी नेम में हम क्या लिखते हैं, पहली राशि को हम बोलते हैं मेष, ठीक है। दूसरी जो राशि होती है उसको हम बोलते हैं वृषभ या वृक्ष, ठीक है। तीसरी राशि को हम बोलते हैं मिथुन। 4 नंबर वाली जो राशि है उसको हम बोलते हैं कर्क। 5 नंबर राशि को हम बोलते हैं सिंह राशि। 6 नंबर राशि जो है कन्या राशि। 7 नंबर राशि है तुला राशि। 8 नंबर राशि है वृश्चिक। 9 नंबर राशि है धनु। 10 नंबर है मकर। 11 नंबर है कुंभ। ठीक है, 12 नंबर है मीन, ठीक है। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि हमारी राशि क्या है, अगर कोई लोग बहुत नए हैं या जिनको नहीं पता, तो आपके पास जो भी आपकी कुंडली अवेलेबल है, ऑनलाइन वाली हो या फिर आपके पास वो जो पहले जो पंडित जी लोग बनाते थे वो वाली हो, उसमें आपको सिंपल ये देखना है कि आपका चंद्रमा कितने नंबर में है, आपका चंद्रमा किस नंबर में है। चा लिखा होगा, चा लिखा होगा, या फिर अगर एडवांस कुंडली है या मॉडर्न टाइप की कुंडली है तो मून लिखा होगा वहां पे, ठीक है। चंद्रमा लिखा हो, मून लिखा हो, है ना, वो आपको देखना है। वो जिस भी नंबर में होगा उसके आगे जो लिखा हुआ है वही आपकी राशि है, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको पता चल गया आपकी राशि क्या है, ठीक है। इंग्लिश नेम क्या है इनके, मेष को बोलते हैं एरिस, हिंदी में आ रहा है, एक सेकंड, इसको बोलते हैं एरीज। सेकंड होती है टॉरस, सॉरी फॉर माय स्पेलिंग, और थर्ड इज जेमिनाई, ठीक है। फोर्थ वन इज कैंसर। फिफ्थ वन इज लियो। सिक्स्थ वन इज वर्गो। सेवंथ वन इज तुला है ना, लिब्रा। ठीक है। इसके बाद स्कॉर्पियो, फिर आपका आ गया सजिटेरियस, ठीक है। मकर वाले को हम बोलते हैं कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। ठीक है। स्पेलिंग वगैरह कर लेना, ठीक। कुंभ को हम बोलते हैं एक्वेरियस, एक्वेरियस। ठीक है। और मीन को हम बोलते हैं पिसिस। पाइसिस, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है, ठीक है। फटाफट आगे चलते हैं। आकृति मैंने क्या बोला, ये एक भेड़ जैसा है, ठीक है। इसे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इसको याद कर लें, एक बार में आपको याद हो जाएगी। भेड़ कैसे लिखेंगे, चलो एनीवेज।
तो आकृति अगर आपको देखनी है मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, यहाँ से आप देख लेना, इनके जो ये आइकन्स होते हैं ये आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। सो मेष राशि का रंग कैसा है, ठीक है, कैसा है रंग? रेड। और रेड प्लीज म्यूट कर लीजिए। मंगल का, मंगल वाला है ना? यस यस, मंगल की जो मेष राशि का, अभी हम राशि के आगे लिख रहे हैं, तो रंग क्या हुआ? रेड, ठीक है। आकृति को मैं हटा देता हूँ, इसको आप पीपीटी से रेफर कर लेंगे, ठीक है। वृषभ जो राशि है, वाइट है सफेद। चंद्रमा। हाँ सफेद कैसा वाला सफेद है? दही वाला, हाँ, ठीक है, जैसे प्योर दही का, वाइट। ठीक है। मिथुन का क्या हो जाएगा? ग्रीन, ग्रीन, हाँ, बुध का ठीक। और कर्क जो है वो है प्योर वाइट, प्योर वाइट चंद्रमा। ठीक है। लियो फिर अगेन कैसा हो जाएगा? सुनहरा कलर, हाँ, गोल्डन। हाँ, सूर्य का जैसा रहता है ना, तेज आप देखोगे या शाम को सूर्य का जो रंग होता है वो वाला। कन्या अगेन ग्रीन हो जाएगा, बुध ग्रीन। तुला शुक्र सफेद क्रीमी, हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा ना, क्रीमी वाइट। ठीक है। वृश्चिक अगेन रेड, ठीक है। और जुपिटर की जो आगे राशि वो आ गई येलो। येलो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मकर ब्लैक हो जाएगा, शनि महाराज की राशियां हैं, हाँ ठीक यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक, ठीक है। लास्ट वाला अगेन येलो, येलो। ठीक है। तो हमारे कलर्स भी हो गए। सो बॉडी पार्ट्स के लिए मैं आपको पिक्चर दे दूंगा अगेन, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना होता है। जो मेष राशि होती है हमारे माथे को दिखाती है, ठीक है, माथे वाला जो ये एरिया होता है सारा ऊपर वाला, ठीक है। ऋषभ जो है आपका मुंह है, माथा, ये आपको मुंह आ गया, गर्दन। ठीक है। हाँ कह सकते हैं, यहाँ पे गर्दन भी आ गई, और यहाँ पे आपके कंधे आ जाएंगे, आपके जो बाहें होती हैं, शोल्डर्स, हाँ, तो कंधे, ठीक है। उसके बाद आपके आता है दिल कह लो या छाती कह लो, छाती वाला जो एरिया होगा, ठीक है। फिर आपका आता है पेट, सिंह से अच्छा दिल, यहाँ पे आपका आ जाता है 6 नंबर पे आपका अगेन। सो पेट में भी एक होता है जो ऊपर वाला जो एरिया रहता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बड़ी आंत छोटी आंत वाला जो रहता है, तो ये नीचे वाला पेट है यहाँ पे, ठीक है, 6 नंबर में। पगा लगने जैसे ये लोग, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है। ठीक। अच्छा, शुक्र का 7वां, ठीक है। काफी वाला जो एरिया होता है, ठीक है। सो तुला राशि में हम लोग आगे इसमें आ जाएगा आपका, कन्या में नहीं आएगा, ये आएगा सही है, सही है। यहाँ पे आपका जाएगा नाभि पेट के नीचे का। हाँ, ठीक है। तो वृश्चिक राशि का आ जाएगा आपका जो भी हमारे पर्सनल ये प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। शुक्र से आएंगे ना, तुला से आएंगे ना वो तो। धनु में अगर आप आते हो तो जो हमारा ये गुदा वाला जो एरिया होता है वो आ जाता है, ठीक है। फिर मकर में जैसे ही आप आते हो तो आपका ये आ जाता है आपकी जांघा, ठीक है, पैर का जो जांघा वाला जो एरिया होता है, 28। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे घुटने आ जाएंगे, यहाँ पे आपका जांघ आ जाएगा, और ये जो फिर अपना घुटने से नीचे का जो पैर होता है वो वाला लेग्स कह सकते हो, फुट आ जाएंगे नीचे ये लास्ट। कफ कहेंगे ना, पिंडली। बिल्कुल ठीक है। ये ज्योतिष सिखा रही है। ठीक है। और लास्ट में अपने आ जाते हैं पैर, प्रॉपर जो तलवे होते हैं ना, फुट।
सर प्लीज माइक बंद करवा दीजिए। यार प्लीज सब लोग प्लीज कर दो, वो फिर रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही शोर आता है। तुझे तो जानो तो किसी रुको मैं कर देता हूँ, प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा कोई भी, है ना। ठीक है, अब आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है। टाइप ऑफ राशि अगर हम देखें तो 3 तरीके की राशियां होती हैं। एक होता है चर, एक होता है स्थिर, एक होता है द्विस्वभाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चर से। तो यहाँ पे आप सीधा लिखिए चर, चर राशि है ये। ठीक है, फिर आ जाएगा स्थिर और द्विस्वभाव। ठीक है, अब यही 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 चलता रहता है सीक्वेंस। अगर आपको उसको याद भी करना है ना, बड़ा इजी है। पहले चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। अच्छा, इसका अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो चर मतलब होता है मूवेबल, ठीक है, जो चल रही है राशियां। स्थिर मतलब स्टेबल है। द्विस्वभाव में क्या आ गया, दोनों का ही आ गया एक मिक्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, चर, फिर क्या आ जाएगा स्थिर, फिर क्या आ जाएगा द्विस्वभाव। ठीक है, चर स्थिर द्विस्वभाव। ये इनका क्या है, नेचर ऑफ राशि है ना, कि कैसी राशियां हैं वो, क्या वो चलायमान है, स्थिर हैं या द्विस्वभाव है। ठीक है, हर राशि के आगे लिखा हुआ है। जैसे अगर कोई पूछे कि जो मीन राशि है वो किस तरीके की राशि है, तो आप कह सकते हो द्विस्वभाव राशि है। ठीक है, इसका बहुत यूज होता है जब आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं ना, जब आप ट्राइन्स बनाते हैं, ट्राइन्स में इनका बहुत काम है। जब हम बात करते हैं कि मोक्ष त्रिकोण कौन सा है, 4 8 12, ठीक है, तो ये एडवांस में भी बहुत काम आएगा आपको। आपको लगता होगा कि यार ये सारी बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप एडवांस चीजें भी पढ़ोगे तो भी आप देखोगे कि हाँ, हमने वहां पे ये देखा था, ये इसका यूज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको कोई भी वो चीज नहीं बताऊंगा जो आपके यूज की ना हो। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पृथ्वी तत्व, जल तत्व, है ना, जब तत्वों की बात करते हैं। सो मेष जो राशि है वो अग्नि तत्व है। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है ये है पृथ्वी तत्व, जो 2 नंबर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। अग्नि तत्व। ठीक है, फिर आ जाता है तीसरी राशि जो है वायु तत्व की राशि, एरी साइन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो 4 नंबर राशि है ना, कर्क राशि। कर्क राशि क्या है, जल तत्व, जल। ठीक है, सेम आप क्या करो, इसको नीचे ले आओ, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ठीक, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए उंगलियों पे कि कौन सी राशि कैसी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो राशि है, क्या ये स्त्रीलिंग लिंग है या पुल्लिंग है, मतलब मेल है या फीमेल है, वो कैसे देखते हैं। तो जो 1 नंबर की राशि है ना, वो है पुरुष राशि, यानी मेल, मेल साइन है। ठीक है, पुरुष राशि है, कह सकते हो आप। ठीक है, ये हिंदी में लिखना बड़ा कठिन है। ठीक है, चलिए, तो वही वापस से 3 नंबर पे अगर आप डालते हो तो क्या आ गया, पुरुष। 4 नंबर कौन सी है, स्त्रीलिंग। 5 नंबर कौन सी आ गई, सिंह राशि है ना, तो पुरुष। 6 नंबर कन्या राशि है, स्त्रीलिंग। 7 नंबर अगेन पुरुष हो गई, तुला राशि। ठीक है, 8 नंबर वृश्चिक राशि, स्त्रीलिंग। अब यहीं पे आप एक फर्क देखिए, अभी हम करेंगे इसको कंप्लीट, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पुरुष को आप ले आइए धनु में, धनु जो है पुरुष है, मकर जो है अपना स्त्रीलिंग है। ठीक है, कुंभ राशि आपकी फिर पुरुष, और मीन राशि आपकी स्त्रीलिंग। ठीक है, राशि लॉर्ड, तो मेष जो राशि है ना, अब क्या हुआ जब हमने, अब वापस से चलते हैं एक बार क्लास में। ठीक है, सो जब हमने, अब क्या बात करी थी कि जब विभाजन हुआ, जब ऋषियों ने देखा कि जो आकाश है, ठीक है,
वो एक गोलाकार अगर उसको लेके माने, अगर हम मैथ्स के हिसाब से भी चलें तो हम क्या पाते हैं, मैथ्स में जो एक गोलाकार आप बनाते हो, एक सर्कल बनाते हो, क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, गणित के हिसाब से भी। सो उन्होंने देखा कि चलो ये 360 है, तो उन्होंने बोला कि इसको कैसे हम बराबर ऐसा बांटें उनकी स्थिति के हिसाब से कि ये सबको भी बराबर एक हिस्से में बट जाए, ठीक है। सो एक जो गोलाकार होता है वो 360 होता है, 360 को हम कैसे विभाजन करें कि वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, तो उन्होंने 12 हिस्सों में उसको विभाजन किया। इसीलिए जब 360 को 12 से डिवाइड करते हो तो निकल के आता है 30, ठीक है। सो 360 डिग्री थी, तो एक राशि को कितना स्पेस मिला, 30 डिग्री का, ठीक है। 30 को आप 12 से करोगे तो आप वापस आपको 360 मिल जाएगा, है ना। तो एक राशि को इतना इन्होंने स्पेस दिया, ठीक है। अब राशियां मिल गई, ठीक है, राशियां अपने पास आ गई। अब राशियों का सिर्फ राशियां होने से कुछ नहीं होता ना, राशियां मतलब क्या, कौन कौन उनको मैनेज कौन कर रहा है, मतलब किसकी राशियां हैं वो, है ना, कौन उनका स्वामी कौन बनेगा। तो उसी को हमने बोला कि लॉर्ड ऑफ द साइन, ठीक है, कि राशि का स्वामी कौन है। तो 7 ग्रह थे ना, क्योंकि 9 ग्रह हैं, जो 9 हम बोलते हैं वो हम किसको जोड़ के बोलते हैं, 7 हमारे मेन प्लैनेट्स हैं, 2 हमारे छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह को अगर आप आसमान में अगर वो सैटेलाइट अगर देखोगे, आप जब भी भूगोल आप पढ़ते थे या फिर जिसने भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है, तो कहीं पे भी हमने किताब में ये नहीं पढ़ा कि राहु एक प्लेनेट है और एक केतु एक प्लेनेट है, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, वो नोड्स हैं, वो बिंदु हैं, एक छोड़ ये रहा, एक छोड़ ये रहा, एक ही छोड़ है वो दोनों, राहु केतु। उनकी कहानी हमको पता है कि कैसे वो सर कटा था, 2 हिस्सों में हो गए थे, ऊपर का जो हिस्सा था राहु बोला, नीचे के हिस्से को केतु बोला, वी ऑल नो दैट, राइट। तो वो कोई उसमें प्रॉपर मतलब वो एक उनका हकीकत में नहीं है वहां पे, लेकिन ऋषियों ने देखा कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर है, इसीलिए हम उनको कंसिडर करते हैं। तो जब राशियों को बांटने का वक्त आया तो हमने क्या किया, हमने 7 ही जो ग्रह थे उनको बांटा। अभी हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सैटर्न प्रॉपर दिखता है ना, वो रिंग लगी है ना सैटर्न के आसपास। तो हमने क्या किया, 7 ग्रहों को वो राशियां दे दी। तो जब उनका विभाजन हुआ तो कैसे कैसे हुआ, किसी को एक ही राशि मिली, किसी को 2 मिली, तो वो हमें देखनी है। तो जो मेष राशि थी उसका लॉर्ड बनाया गया मंगल को, ठीक है। वृषभ जो राशि थी उसका लॉर्ड बनाया गया चंद्रमा को, ठीक है। मिथुन जो राशि थी इनका लॉर्ड बनाया गया बुध को, बुध ग्रह को, ठीक है। कर्क राशि चंद्रमा की है, ठीक है। 5 नंबर की जो राशि है सिंह राशि, वो किसको दी गई है, सूर्य भगवान को, ठीक है। 6 नंबर दोबारा बुध को एक और राशि दी गई, ठीक है, 6 नंबर की। तो अगर किसी की राशि मिथुन है या किसी की राशि कन्या है तो दोनों के ही स्वामी कौन बने, बुध, ठीक है। 7 नंबर जो राशि है वो भी दोबारा दी गई किसको, शुक्र को, सॉरी मैंने 2 नंबर पे चंद्रमा लिख दिया, शुक्र है, ठीक है। 7 नंबर पे भी शुक्र, ठीक है। 8 नंबर की राशि दोबारा मिली मंगल को, तो मंगल के पास भी 2 राशियां हो गई। तो अगर किसी की कोई कहता है मेरी वृश्चिक राशि है, मतलब वो ये कह रहा है कि उसका चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, ठीक है, 8 नंबर में है उसका चंद्रमा। धनु राशि किसको दी गई, गुरु को, जुपिटर, ठीक है। 9 नंबर राशि, सॉरी 10 नंबर राशि जो मकर राशि है किसको मिली, शनि महाराज, ठीक है। और 11 नंबर भी उनको ही मिली है राशि, ठीक है। और 12 नंबर जो राशि मिली दोबारा मिली गुरु को। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मंगल के पास भी 2 राशियां हैं, शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, बुध के पास भी 2 राशियां हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के पास एक एक राशि है, ठीक है। और राहु केतु को राशि अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। जिन लोगों ने नोट नहीं भी किया है अगर वो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपने आधे लोगों ने ले भी लिया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले लिखा राशि का नंबर, उसका हिंदी नेम, इंग्लिश नेम, उसका रंग कैसा है राशि का, बॉडी पार्ट, कि हम उस राशि से क्या देखते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। उस राशि का नेचर कैसा है, क्या वो चर है या स्थिर है या द्विस्वभाव है, ठीक है, चलायमान है मतलब या स्थिर हो गई है, ठीक है।
और किस तत्व को दिखाती है, किस तत्व की राशि है वो। भाई हमारे शरीर में भी कई लोग आप देखोगे जिनका फायर एलिमेंट बड़ा रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा उनको मतलब एक तो गुस्सा रहता है हमेशा, वो उत्तेजना रहती है उनके अंदर, ठीक है, गर्मी हमेशा रहती है शरीर के अंदर, अग्नि तत्व वालों के अंदर, ठीक है। जल तत्व वालों के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा जल की मात्रा रहती है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग शीतल टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो तत्व वो हैं, ठीक है, उन तत्वों का हमारे ऊपर प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद उनका ये कैसा है, क्या वो मेल है या फीमेल है, वो जो राशि है वो भी हमने डाला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद राशि लॉर्ड की वो राशि किसको मिली, जैसे कि हमने बोला कि 1 नंबर राशि मंगल को मिली, 2 नंबर शुक्र को मिली, 3 नंबर बुध को मिली, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, 6 नंबर बुध, 7 नंबर फिर दोबारा शुक्र, 8 नंबर हमारी दोबारा मंगल को, 9 नंबर गुरु को, 10 नंबर शनि, 11 भी शनि और 12 भी शनि, 12 भी गुरु, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आपको एक और चीज में दिखाना चाहता हूँ, इससे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरा जो नाम है राशि का नाम है, ठीक है, कि मेरा नाम राशि से है, मेरी राशि ये थी इसलिए मेरा नाम आर से लगा गया, क्योंकि मेरी तुला राशि थी तो आर से नाम लिखा गया। तो वो कैसे करते हैं ये लोग, इस तरीके का एक चार्ट होता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि हर एक राशि के आगे उनके लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि अगर आपकी जब आप जन्म ले रहे थे, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में था तो आपका नाम चा से हो, टू से, चे से, चौ से, है ना, इन सारे इनसे आपका नाम हो सकता है, ठीक है। सिंह राशि थी तो आपका नाम माँ से हो सकता है, ठीक है। तो ये है। अभी किसी का कोई सवाल है? एक सेकेंड। कोई सवाल नहीं है ना, आगे चलें। ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट में ले लूंगा, प्लीज नोट करके रखिएगा अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है कि राशियों के साथ ना हमने ग्रहों को जोड़ा, ठीक है। ऐसे ही आप देवी देवताओं को भी देख सकते हैं अपनी राशि से, कि आपके राशि वाले देवता कौन से हैं, या आपके राशि से देवी कौन सी हैं, ठीक है। उसके लिए भी ये चार्ट है, ठीक है, हम इस पे और वक्त नहीं लगाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो राशि के हिसाब से भी अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी जो राशि है उसके हिसाब से कौन मेरे देवी देवता बन रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। हालांकि ज्योतिष में बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं अपना इष्ट देव देखने के, ठीक है, कि हमारे इष्ट देवता कौन है। जिस दिन उसका टॉपिक आएगा हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपको राशि के हिसाब से देखना है, क्योंकि आज हम राशियों पर बात कर रहे हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वो आता है कि भाई अब सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले 5 दिनों में आप प्लीज इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें इस जो क्लास में हम लोग, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ कि आपको बहुत आसानी से ये मालूम हो जाएगा कि कितनी राशियां हैं, क्या क्या नंबर हैं 1 से 12 तक, और किसको कौन सी राशि मिली है, मतलब एक फॉर्मूला है बेसिकली वो। तो उसको भी आप कर सकते हैं, तो आपको क्या है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इनको याद करने के लिए, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रहों की ना कुछ उच्च राशि होती है, कुछ नीच राशि होती है, ठीक है। हालांकि इसका फायदा वो लोग ज्यादा उठा पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी राशियों को समझ लिया है, या फिर जिनको पता चल गया है कि कौन सी राशि किस ग्रह के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप पढ़ने ही वाले हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि किस ग्रह के लिए कौन सी राशि है। जब भी आप ग्रहों को याद रखें ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप ग्रहों को इसी सीक्वेंस में याद रखें, केतु से स्टार्ट करें आप। इसका एक और रीजन ये भी है
कि जब महादशाओं पे हम जाएंगे, जब हम देखेंगे कि दशा किसकी चल रही है, तो आप वहां पर देखेंगे कि दशा का जो सीक्वेंस है वो यही है, ठीक है। वो फर्क पड़ेगा कि आप जब पैदा हुए चंद्रमा किस राशि में था, ठीक है, चंद्रमा किस नक्षत्र में था, ठीक है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस हिसाब से आपकी महादशा बनती है। और महादशा से ही हम जब प्रिडिक्शन करते हैं, जब आप सटीक आप फलित करना चाहते हो, तो आपको महादशाओं का बहुत ध्यान रखना होता है। हम महादशाओं का जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि केतु है, फिर शुक्र आ रहे हैं, फिर सूर्य आ रहे हैं, फिर चंद्रमा है, फिर मंगल है ना। तो ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक। सो केतु ग्रह की हमने जब बात करी थी, केतु ग्रह के बारे में मैंने आपको उनके बारे में कुछ चीजें बताई कि कैसे आप देख सकते हैं कि केतु प्रोमिनेंट यानी केतु से प्रभावी व्यक्ति कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि केतु की एक तो आपने कुंडली में परिस्थिति देख ली कि वो किस भाव में है, कैसे है, क्या है, लेकिन हर भाव में एक राशि होगी ना, हर भाव में एक राशि होगी। अब उस राशि में अगर ये आ जाए, हमने पहले तो मुझे ये बताइए सब लोगों को, किसी को ये कॉन्सेप्ट तो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग, ठीक है, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि जो अंतरिक्ष है उसमें राशियां थी, सबसे पहले नक्षत्र थे, नक्षत्र से एक ऐसा आकार बना जिनसे हमने राशियां बनाई, 12 राशियां बन गई 360 डिग्री के पूरे गोलाई में। यहां तक सबको क्लियर है ना? जिसको नहीं है वो हैंड रेस करे, ठीक है। तो जब राशियां आ गई, उसके अलावा क्या हुआ, ग्रह भी तो घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं ना। सो जब आप पैदा होते हो तो क्या करते हैं हम लोग, एक स्नैपशॉट लेते हैं उस वक्त का, हम एक फोटो ले रहे हैं, हम अंतरिक्ष की, आकाश की एक फोटो ले रहे हैं कि आकाश में उस वक्त क्या स्थिति है, ग्रहों की, राशियों की, राशियां कहां पर हैं। क्योंकि जहां पर भी आप, जब भी आपका जहां भी जन्म हुआ होगा, उस हिसाब से वो चीजें अलग होती हैं, पूर्व दिशा के हिसाब से सारा कुछ डिसाइड होता है, वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं कि जब आपका जन्म हुआ उस वक्त पे अंतरिक्ष की क्या स्थिति थी, उस टाइम पे कौन सी राशि किस दिशा में थी, कौन सा ग्रह कैसे आ रहा था, उस आपके जो स्थान के हिसाब से कौन सी राशि पड़ रही है और कौन सा लगन पड़ रहा है और कौन से ग्रह किस हाउस में जाके या किस राशि में बैठे हैं, उसका जो स्नैपशॉट है वही आपकी कुंडली है। कहते हैं ना जन्म राशि, जन्म के वक्त पे राशि। हाँ जी विवेक जी, अनम्यूट कीजिए। अभी ट्राई करो। वेंकट जी आप ट्राई करो। अभी ऑन करना कैमरा। विवेक जी नहीं हो रहा, हो गया होगा, सोनू जी का तो हो गया। अभी करो ट्राई। चलो कोई बात नहीं, वेंकट जी आप कर पा रहे हो? अनम्यूट कीजिए खुद को। कुछ तो ग्लिच है। अभी करो अनम्यूट। सर अब तो हो गया। हो गया सर। हो गया ना? हाँ प्लीज पूछिए। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ पूछिए वेंकट जी। हाँ सर, मैं शुरुआत से हूँ, ज्यादा तो मुझे बेसिक भी पता नहीं है सर। नहीं तो अभी जो मैंने आपको समझाया ये हमें क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है सर, अभी तो हो रहा है। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ सर। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जब हम पैदा हुए उस वक्त पे अंतरिक्ष की क्या स्थिति थी, कौन सी राशि कहाँ पर थी, ग्रह कौन से कहाँ पर था, वही आपकी कुंडली है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। स्थिति जो भी थी है ना आसमान पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें आगे चलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, सो ग्रह भी चल रहे हैं और वो राशियों में आ रहे हैं, किसी ना किसी राशि में आएगा, वो चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं, तो क्योंकि 12 राशियां है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ग्रह किसी भी राशि में ना हो, क्योंकि जब हमने विभाजन किया है पूरे 360 डिग्री का तो 12 हिस्सों में किया है,
12 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा छूटा नहीं, पूरा कवर्ड है वो। तो जब ग्रह चल रहे हैं, तो जब जैसे ही मान लो ये ग्रह चल रहे हैं, सारे गतिमान है, सारे अपना अपना चल रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पे भी चल रहे हैं, वैसे भी घूम रहे हैं। अब जैसे ही आपका जन्म हुआ, क्या हुआ, हमने टाइम नोट किया और हमने उस वक्त पे देखा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी की भाई अभी क्या स्थिति है, या पंचांग को देख के हमने देखा जब इतने बजे ग्रह, कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर थे। तो अगर आपने देखा कि केतु जो है वो 9 नंबर वाली राशि में था। 9 नंबर राशि हमारी होती है धनु, ठीक है, जो कि गुरु की राशि है। अगर उस वक्त पे केतु 9 नंबर राशि में था, मतलब आपका केतु उच्च का है, एक्सॉल्टेड, ठीक है। उसका एक कारण यह है कि केतु जो है धर्म की ओर दिखाता है, वहीं जहां राहु कहता है कि मुझे सारी चीजें पानी है, मेरे को अटेंशन चाहिए, मेरे को हर चीज हासिल करनी है, सब कुछ पाना है मुझे, वहीं केतु कहता है नहीं, मुझे धर्म की तरफ रहना है, मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ठीक है। सो इसीलिए धर्म की राशि है तो केतु यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। तो 9 नंबर जो राशि है वो उनकी उच्च की राशि है। 3 नंबर में अगर आपको दिखता है कि आपके केतु 3 नंबर राशि में है आपकी कुंडली में, तो वो डेबिलिटेड है या नीच के हैं वहां पर, ठीक है। इसी तरीके से शुक्र है 3 नंबर में होने का मतलब क्या है, 3 नंबर की जो राशि है वो है कम्युनिकेशन की राशि, ऑनलाइन वर्क की राशि, ठीक है, घूमना फिरना, ट्रैवल। वहां पे केतु नहीं है कंफर्टेबल, केतु कह रहा है मुझे तो मेडिटेशन करना है, मुझे तो ध्यान करना है, मुझे तो आइसोलेशन में रहना है, ठीक है। शुक्र की जब हमने बात करी थी कि भाई भोग विलास की, एक भोग विलास देते हैं लाइफ में, सारे आपको लग्जरियस चीजें देते हैं, आपको सारे हर तरीके का कंफर्ट देते हैं, ठीक है। सो कंफर्टेबल और भी ज्यादा वो हो जाते हैं जब वो 12 नंबर की राशि में होते हैं, मीन राशि में। अगर आपके शुक्र 12 नंबर राशि में है, अगर 12 नंबर लिखा है और उसके ऊपर शुक्र लिखा है, मतलब आपके शुक्र एक्सॉल्टेड है, उच्च के हैं, तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे वो। हालांकि बाकी चीजें भी डिपेंड करेगी कि उनपे किसकी दृष्टि है, वो कैसी सिचुएशन में है, वो सारी चीजें भी है, उनके साथ में कौन है, लेकिन 12 नंबर पे शुक्र मतलब उच्च का शुक्र। वहीं अगर शुक्र अगर 6 नंबर की राशि में है, जो हमने राशियां पढ़ी अभी, तो क्या हो गया, शुक्र नीच का हो गया, टेबलेटेड हो गया। तो वहीं जहां पे आपको आसानी से सारा ये सब लग्जरी मिल रही थी लाइफ में, वो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब वो 6 नंबर में है। अगेन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा हो गया तो लाइफ में लग्जरी मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें भी कारण है, शुक्र 12 नंबर में उचके हुए, 6 नंबर में नहीं। सो 12 नंबर हमने बात करी थी ना, तो 12 नंबर को ना लोग समझते हैं कि ठीक है, मतलब 12 नंबर गुरु की राशि है, धार्मिक धर्म की राशि है, तो शुक्र यहाँ पे, शुक्र का क्या काम, ठीक। एक सेकेंड यार, प्रेजेंट नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट पे लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सारे ग्रह लिखे हैं, वो कौन सी राशि में उचके हो रहे हैं, कौन सी राशि में नीचे हो रहे हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो केतु कहाँ पर हुए, 9 नंबर राशि में उचके हुए, ठीक, क्योंकि मैंने बताया धर्म की राशि है। 3 नंबर कम्युनिकेशन का है, सारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेट करना, ट्रैवल करना, ये सारा कुछ है, इसीलिए वहां पे वो उनके काम की चीज नहीं है, इसीलिए वहां पे वो नीच के हैं, डेबिलिटेड है। शुक्र 12 नंबर राशि में उच्च के हैं, 6 नंबर में वो नीच के हैं। 12 नंबर राशि हालांकि गुरु की राशि है, मेन राशि है, ठीक है। गुरु क्या है, अगर आप, जब हमने बात करी थी कि कौन किसका मित्र है, क्या शत्रु है, या फिर जब हमने बात करी थी कि पापी ग्रह कौन से हैं, अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, हमने बात करी थी ना, तो हमने शुक्र की बात करी थी, हमने शुक्र को एक तरफ रखा है और गुरु को एक तरफ रखा है। शुक्र को हमने हालांकि अच्छे में लिया, लेकिन अगर जब हम बात करेंगे मित्रता शत्रुता की, जो हमने अभी तक नहीं करी है, तब हम देखेंगे कि शुक्र और ये गुरु मित्र नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे शुक्र कहाँ पे एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, 12 नंबर की राशि में, ठीक है, जो उनके शत्रु की राशि है, और नीच कहाँ पर हो रहे हैं, 6 नंबर पे, जो उनके मित्र की राशि है। क्योंकि उसका रीजन है, शुक्र क्या है ना, शुक्र हमने बोला कि भोग है, लग्जरी है, पैसा है, लक्ष्मी है। तो 12 नंबर जो राशि है ना, वो एकदम लास्ट की राशि है, मोक्ष की राशि है वो। मतलब 12 नंबर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा अंतरिक्ष है, ऐसी जगह जहां पे जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको आप माप नहीं सकते, ठीक है। सो और 6 नंबर जो राशि है वो बुध की राशि है। बुध कैसा प्लेनेट है, या फिर बुध की जो राशियां हैं वो कैसी हैं, कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा गुणा गणित करना, हर चीज को एकदम हिसाब किताब से चलना,
लेकिन एक बात बताइए, जो इंसान लग्जरी जब लेता है, कोई अगर मैं ये कहूँ कि भाई कंफर्ट चाहिए लेकिन मुझे 100 ग्राम कंफर्ट चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। कंफर्ट का तो कोई मापदंड ही नहीं है, कंफर्ट तो जितना मिल जाए, ठीक है। इसीलिए शुक्र क्या है 12 नंबर में उच्च के हैं, कि वहां पे कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, 12 नंबर की राशि तो वो है ही, साथ में वो अगर आप जब काल पुरुष का मैं आपको जब चित्र दिखाऊंगा या विष्णु जी की आप अगर बॉडी से देखेंगे तो विष्णु जी के चरण है वो, ठीक है। तो डिवोशन भी दिखाता है। 12वां भाव आपके डोनेशंस का भी है, आप कितना दान करते हैं, कितना आप लोगों के लिए करते हैं, कितना आप दे सकते हो। तो जो शुक्र जिसका प्रोमिनेंट होगा, 12 नंबर राशि में होगा, जिसके पास सारी चीजें होंगी, ठीक है, जिसके पास अपार धन होगा, वही तो दे सकता है। आज कई सारे ऐसे भी अरबपति हैं, करोड़पति लोग हैं जो बहुत सारा दान करते हैं, बहुत कुछ देते हैं। अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका 100% अपने पास नहीं रख लेते हैं, उसमें से 50%, 60% तक वो दान भी कर देते हैं, है ना। दान कौन कर पाएगा? 12 नंबर वाला कर पाएगा ना। 12 नंबर जो राशि है या 12 नंबर जो हाउस है, डोनेशन का भी है, ठीक है। 6 नंबर क्या है? कैलकुलेशंस है। अब आप कह रहे हो कि ठीक है लग्जरी तो दूंगा लेकिन ना गुणा गणित करके दूंगा, कैलकुलेशन करके दूंगा, थोड़ा बहुत दूंगा, थोड़ा बहुत नहीं दूंगा, तो कैलकुलेशन नहीं चलती वहां पे। इसीलिए शुक्र 6 नंबर में नीच के हैं। जब हम बात करते हैं सूर्यदेव की, ठीक है, सूर्यदेव 1 नंबर राशि जो उनके मित्र की राशि है, वहां पे उच्च चुके हैं। क्योंकि 1 नंबर का मतलब ही यही है कि मैं, पहला भाव हमने बोला तनु है, या पहली राशि जो है, इट इज ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में है, ठीक है। राजा कैसा होता है? राजा क्या कहता है? राजा कहता है कि भाई सब चीज ठीक है, मेरा जो एक वर्चस्व है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। मेरी जो एक रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने बारे में सोचता है ना राजा, अपने आप को वो रखता है ना कि भाई हाँ, ठीक है। 7 नंबर पे वो नीचे हो जा रहे हैं। 7 नंबर जो राशि है या फिर 7 नंबर जो भाव भी है, वो हम वहां से पार्टनर को भी देखते हैं। लड़का है तो अपनी वाइफ को देखेगा, ठीक है, लड़की है तो अपने हस्बैंड को देखेगी, ठीक है। अब सूर्य के सामने मतलब 7 नंबर जो राशि है पार्टनर की है, यानी वाइफ की है। सो जो राजा के ऊपर लांछन लग सकता है, या अगर फॉर दैट मैटर अगर लड़की के भी उसमें है, सो क्या होगा, किसी को भी, किसी के ऊपर भी किसी तरीके का लांछन लगना, किसी के व्यवहार में, या फिर किसी के ऊपर ये करना कि नहीं ये तो इंसान ठीक नहीं है, इसका ये डामाडोल है, इसका कैरेक्टर ढीला है, सूर्य के लिए सबसे खराब है वो। सूर्य इसीलिए 7 नंबर की राशि में नीच के हैं, ठीक है। और 7 नंबर जो राशि है ना, पार्टनरशिप की भी है, मिलके काम करने की है, वो मिलजुल के काम करने की है। वहां मैं नहीं चलता, वहां चलता है कि हम करते हैं साथ में। लेकिन सूर्य को कभी आपने देखा है कि वो काम कर ले किसी के साथ में, या टीम बना ले, कुछ कर ले? नहीं, वो तो ऑर्डर देता है ना। सूर्य तो बोलता है करो, तुम टीम में करो, जैसे मर्जी करो, मुझे काम चाहिए। इसीलिए 7 नंबर में वो नीच के हैं, ठीक है। फिर आते हैं चंद्र, ठीक है। तो चंद्र जो उच्च के हो रहे हैं 2 नंबर की राशि में हो रहे हैं, जो कि है शुक्र की राशि, ठीक है। 2 नंबर जो है हमारा संचित धन भी है, कि आपने कितना पैसा जोड़ा, आप कैसा भोजन खाते हैं, आपका घर परिवार कुटुंब कैसा है, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है ना, बहुत सौम्य है, बहुत सौम्य है। उनको ना ये मार कुटाई और ये काम और मतलब इस तरीके की चीजें नहीं चाहिए। उनको चाहिए एक शीतल सा वातावरण, एक कंफर्टेबल सा जगह चाहिए उनको, जहां पे एक कंफर्टेबल रहे वो, ठीक है। तो 2 नंबर जो राशि है वो क्या है, जमा किया हुआ पैसा, जमा करी हुई आपकी जो राशि है, जो भी आपने ज्वेलरी की है, जो आपका खाना है, जो आप खाना पीना खाते हो, किस तरीके का खाना खाते हो, तो चंद्रमा इसलिए वहां पे उच्च के हैं। 8 नंबर पे आके वो नीचे हो जा रहे हैं वृश्चिक में। वृश्चिक राशि अगर आप देखो मंगल की है, वृश्चिक राशि मंगल की है ना। सो मंगल कैसा है? मंगल का प्लैनेट एज अ प्लैनेट कैसा है? मंगल बहुत पराक्रमी है, हमेशा फाइटिंग मोड में रहता है मंगल तो कहता है चलो लड़ाई करते हैं, लड़ाई होगी चलो चलते हैं। और दूसरी तरफ चंद्रमा कैसी है? बहुत शीतल, लड़ाई क्या, उनको तो मतलब थोड़ा सा भी कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मन बहुत जल्दी प्रभावित होता है, चंद्रमा बहुत जल्दी प्रभावित होता है। किसी ने कुछ बुरा भी बोल दिया तो हमें लग गया बुरा, कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने ऐसा क्या किया होगा जिसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो जिसको कहने से भी बुरा लग रहा है, उसको आप कह रहे हो कि एक ऐसी जगह पे रहो जो पूरी फाइटिंग ही है, वहां बस चाकू तलवार चल रहे हैं दिन भर, वृश्चिक राशि में, ठीक। उसके बाद बात करें अगर हम तो मंगल की, तो मंगल 10 नंबर मकर में उच्च के हो रहे हैं। मकर राशि आप देखोगे तो शनि महाराज की है, मकर राशि शनि महाराज की है, लेकिन मंगल वहां पे उच्च के हो रहे हैं। कारण क्या है? जब हम कुंडली पे जाएंगे, जब हम भावों को देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो 10वां भाव है वो कर्म का है, कर्म काम का, ठीक, काम का है। और
सेनापति को कभी भी आप ना रेस्टिंग मोड में नहीं देखोगे। सेनापति या आज के टाइम में अगर हम बोले कोई भी बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ठीक है देख लेंगे, अच्छा साहब वहां पर गए हुए हैं, चलो कोई नहीं, कंफर्टेबल ही होंगे वहां पे, कोई उन पर अटैक नहीं करेगा। कभी भी वो एकदम रेस्टिंग मोड में नहीं है, वो हमेशा चौकन्ने हैं, हमेशा एक्टिव है वो। ठीक है, तो ये जो भाव है कर्म का है, काम करने का है। तो मंगल क्या कह रहा है, हाँ काम करना है, तैयार है काम करने के लिए, कोई आलस्य नहीं है उनके अंदर, पूरी एनर्जी है, कह रहे हैं काम ही तो करना है, चलो ना। ऐसे लोग अगर ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस में भी एकदम आप देखोगे इनके अंदर एक एक्टिव रहते हैं, ये काम से भागते नहीं है। कहते हैं और क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस चाहिए ना मंगल को तो। और नीच के कहाँ हो रहे हैं, 4 नंबर की राशि में। क्यों, 4 नंबर राशि किसकी है, चंद्रमा की। चंद्रमा माँ है ना। और अगर आप मंगल को देखते हो एक सिपाही की तरह, एक आर्मी ऑफिसर की तरह, पुलिस ऑफिसर की तरह, चाहे वो कमांडर इन चीफ भी क्यों ना हो, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक जो कमांडर इन चीफ भी होता है ना, जब वो अपने घर में होता है, ठीक है, जब वो अपनी माँ के साथ होता है, वो बहुत कंफर्टेबल होता है। वो एकदम मतलब वो ऐसे नहीं कि वो गन टांग के खड़ा है, फिर वो गन वन सब रख दिया, एकदम नॉर्मल घर के कपड़ों में आ गया, माँ के साथ एकदम नॉर्मल है वो। लेकिन एक सिपाही के लिए ये तो बहुत गलत है कि वो तैयार ही नहीं है। एक बॉडीगार्ड के लिए कंफर्टेबल हो जाना तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर हम उसकी ड्यूटी की बात करें तो वो तो कंफर्टेबल हो गया, माँ के पास जाते ही, 4 नंबर की राशि में जाते ही कंफर्टेबल हो गया। वहां क्या करना है पराक्रम, माँ तो कह रही है ले बेटा खाना खा, क्या चाहिए तेरे को, आजा सो जा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अगर राहु की, तो राहु 3 नंबर में उच्च के हैं, बिल्कुल अपोजिट जैसे हमने इनका देखा था अपना केतु का। ठीक है, केतु नीच के हो रहे थे 3 नंबर में, राहु उच्च के हो रहे हैं। तो 3 नंबर में उच्च के होने का क्या कारण है, क्योंकि कम्युनिकेशन, जो चीज हमें दिखती नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो बस हवा में बातें हो रही हैं, वो सारा कुछ जो देखा जाता है 3 नंबर से है। आपका ऑनलाइन जितना भी काम है, ये व्लॉगिंग वगैरह जो लोग करते हैं, जितना भी ये कुछ है, ठीक है, जहां से भी फेम वगैरह ये सब है ना, सारा 3 नंबर से है, 3 नंबर की राशि से। तो राहु यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। वो कहता है हाँ करो करो, सोशल मीडिया में धमाल मचाएंगे, चलो फेम चाहिए, वायरल होना है। 9 नंबर की राशि में वो नीच के हो रहे हैं, कारण क्या है, कारण यही है कि 9 नंबर की राशि धर्म कर्म की राशि है ना, गुरु की राशि है, धर्म की राशि है, वहां आपको धर्म करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। राहु कह रहा है ये सब क्या करा रहे हो भाई, पैसे कब कमाऊंगा मैं। इसीलिए 9 नंबर की राशि में राहु नीच के है। फिर बात करते हैं गुरुदेव की, बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर कहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि है। जुपिटर क्या चाहता है, जो गुरु होता है ना, या फिर आप जैसे पंडित जी लोगों को देखोगे, तो पंडित जी लोगों को आप बोलो कि आप चलो जरा वो एक जगह, वो घर बन रहा है वहां पे थोड़ा सा तसले वगैरह उठाने हैं, या कोई भी हार्डवर्क करना है किसी भी तरीके का, वो कहेगा भाई माफ करो मुझे, मैं नहीं आ सकता, हार्डवर्क नहीं होता मेरे से, कोई भी मेरे से फिजिकल वर्क मत करवाओ तुम, वैसे बता दो क्या ज्ञान क्या देना है, मुझसे तुम कंसल्टेशन ले लो, मुझसे तुम गाइडेंस ले लो, मैं तैयार हूँ, पूजा करवा लो मुझसे, काम मत करवाओ यार, हार्ड काम नहीं होगा मेरे से। ठीक, लेकिन 4 नंबर राशि जो हमने बोली चंद्रमा की, कैसी राशि है, कंफर्टेबल राशि, एकदम कंफर्टेबल राशि। ठीक, माँ की भी राशि है, माँ के पास है, क्या दिक्कत है, खाओ पियो पेट बढ़ाओ। ठीक, तो इसीलिए जब आप देखोगे जनरली गुरु को फैट का भी कारक बोला गया, फैट आता है बॉडी में जब भी गुरु आपका बहुत प्रोमिनेंट होता है, या जब वो दशा महादशा में आता है, तो शरीर के अंदर फैट बढ़ेगा। ठीक है, स्पेशली अगर 5th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, पेट वाले एरिया में हो, तो भाई वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैसे भी जब गुरु का, जब प्रोमिनेंट हो जाता है गुरु, बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, और उस इंसान के अंदर और भी सारे इस तरीके के गुण हों गुरु वाले, तो उसका वेट जनरली देखा गया कि वो बढ़ ही जाता है, ठीक है, फैट बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक, तो 4 नंबर कंफर्टेबल राशि है, गुरु वहां पे कंफर्टेबल है, और उनकी उच्च की राशि है वो। तो 4 नंबर में अगर किसी का गुरु है तो वो एक्सॉल्टेड है, उच्च का है। ठीक, 10 नंबर राशि में अगर गुरु किसी का है, 10 नंबर राशि में अगर किसी का मकर राशि में गुरु है, तो नीच का गुरु है। क्यों है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी थी, जिस कारण से मंगल वहां पे उच्च के हो रहे हैं, सेम उसी कारण से जुपिटर वहां पे नीच के हो रहे हैं। मंगल कह रहा है कि यहाँ पे तो मेरे को बताओ ना कितना काम करना है, मैं तो तैयार हूँ, काम करने से थोड़ी डरता हूँ। जुपिटर कह रहा है, अरे कहाँ डाल दिया मुझे, यहाँ तो काम करना पड़ेगा, यहाँ तो सारा हार्डवर्क है। ठीक है, तो 10 नंबर राशि में इसलिए वो नीच के हैं। शनि महाराज की जब बात करते हैं तो 7 नंबर राशि में शनि महाराज उच्च के हैं। उसका कारण क्या है, शनि
इज लाइक योर सुपरवाइजर। जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं ना, टीम लीडर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जो एकदम डंडा लेके खड़े रहते हैं, काम करो, जो काम करवाते हैं, सुपरवाइजर वो है। जहां पे मिलके कोई काम होता है, कोई प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक प्रोजेक्ट लीड है, पूरे प्रोजेक्ट को वो मैनेज कर रहा है, उसको मेक श्योर करना है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं मेरे, सारे यूटिलाइज हो रहे हों। ठीक है, मिलजुल के काम करने वाला है। ठीक है, उनके मित्र की राशि है वो, वहां पे वो उच्च के हैं, वो कहते हैं हाँ मिलके काम करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि शनि है ना, शनै शनै, लेकिन करेंगे मिलके। तो 7 नंबर में अगर शनि आपका है तो वो उच्च का है। ठीक, 1 नंबर में अगर किसी का शनि है तो वो नीच का होगा। ठीक है, मेष राशि में अगर किसी का शनि है तो वो नीच राशि में होगा। सो नीच का वो क्यों है? मंगल की राशि है ना। 1 नंबर राशि वैसे भी बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है 1 नंबर राशि। उसमें चले गए शनि, जिनका नेचर ही स्लो है, शनै शनै। शनि किसी का 1 नंबर में बैठा है, अब क्या हो रहा है, वहां पे द्वंद है। राशि कह रही है कि भाई फास्ट काम करो ना, और शनि कह रहे हैं अरे आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई ना शनि के लिए। 1 नंबर राशि जो है वो आपका युद्ध भूमि है, वो जैसे जिम है वो। ठीक है, जिम में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लोहा उठाना पड़ता है। ये शनि क्या कह रहे हैं, यार तुमने मुझे 1 नंबर में डाल दिया, मैं तो यहाँ कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, मैं जिम आ गया हूँ। चलो ठीक है, मैं जिम तो करूंगा, लेकिन आराम से अपनी स्पीड में करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। मैं 20 kg वेट नहीं लगाऊंगा, मैं 5 kg लगाऊंगा। ठीक, क्योंकि मेष जो है बहुत फास्ट राशि है, बहुत तेज है वो, शनि उतने ही धीरे हैं। 2.5 साल में लगा रहे हैं एक चक्कर एक राशि का, 30 साल लग रहे हैं उनको एक राउंड पूरा करने में। ठीक, फिर बात करते हैं लास्ट में बुध की। ठीक है, बुध की अगर हम बात करें तो कन्या राशि में वो उच्च के हैं, उनकी खुद की राशि है कन्या राशि। ठीक है, कन्या राशि क्योंकि मैंने क्या बोला, माइंड लगाना पड़ता है ना, कैलकुलेशन है सारी, गुणा गणित करना, कैलकुलेटिव होना, कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मेरा नुकसान है, तो इसीलिए वहां पे एग्जॉल्टेड हो रहे हैं वो। वही उनका काम है, माइंड का ही है सारा खेल बुध के लिए। तो इंटेलेक्ट कैसा है आपका, इंटेलिजेंस कहाँ लगेगा, कहाँ मैं अपनी बुद्धि को यूज करूं। 12 नंबर राशि में वो नीचे हो जा रहे हैं, कि 12 नंबर राशि का कोई अंत ही नहीं है ना। 12 नंबर हमने क्या बोला, 12 नंबर राशि एक ऐसी राशि है जिसको आप तोल नहीं सकते ना। अब क्या बुध जैसा ग्रह चला गया 12 नंबर में, जो कह रहा है मैं तो इसको कैलकुलेट कर लूंगा, ये राशि है क्या, कितनी बड़ी है, नहीं नाप पा रहा वो। 12 नंबर राशि में कैलकुलेशन नहीं चलती, इसीलिए वहां पे शुक्र है एग्जॉल्टेड। क्योंकि जब हम बात करते हैं भोग विलास की या लग्जरी की या फिर कंफर्ट्स की, तो वहां पे हम कैलकुलेशन थोड़ी करते हैं फिर। लेकिन बुध वहां पे गया, बुध कह रहा है मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप। समुद्र को आप नाप थोड़ी सकते हो कितना लीटर पानी है समुद्र में, या आकाश कितना बड़ा है, या अंतरिक्ष कितना बड़ा है, कितने और ऐसे हमारे जैसे जैसे पृथ्वी है ऐसे और कितने हैं, नहीं बता सकते आप। ठीक है, इसीलिए बुध जब 12 नंबर राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं। एस्पेक्ट की बातें हम अगली क्लास में करेंगे कि दृष्टियां क्या होती हैं ग्रहों की, वो कैसे कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी किसी का सवाल हो तो बताइएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक जानकारी ये करनी थी, जो राशि देखी जाती है वो कुंडली के हिसाब से देखी जाती है या ये नाम के हिसाब से देखी जाती है? कुंडली के हिसाब से। कुंडली के हिसाब से कैसे ठीक है। देखोगे, मैंने बताया था ना अभी, कैसे देखोगे आप। नहीं, जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरी जो जन्म के हिसाब से राशि है वो वृषभ है और सर नाम है मेरा सोम प्रकाश। आपकी कुंडली है आपके पास? हाँ, कुंडली मैंने बनवा रखी है अपनी। कुंडली में जो चंद्रमा जहां बैठा है वहां पे कितना नंबर लिखा है? सर ये तो मैं देख के बताऊंगा, लेकिन मैंने भी बनवाई थी। असल में मैं ज्यादा परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, तो मैं एक गुरुजी हैं उनके पास गया, वो ये बोले पहले तो कुंडली बनेगी तुम्हारी, मैं जब भी कोई समाधान बता पाऊंगा। चलो ठीक है, जब भी बन जाए तो उसमें आप देख लेना, चंद्रमा जिस भी राशि में होगा उस नंबर के आगे जो भी राशि है वही राशि आपकी। ठीक है जी, तो समाधान भी सर उसी के हिसाब से होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? मानसी जी। सर हाँ, सर केतु है कि
नंबर पे वो उसका होते हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि गुरु है। और 12 भी है ना गुरु। तो अगर 12 नंबर राशि पे केतु और सैटर्न दोनों हो, कैसा रहेगा रिजल्ट? गुरु की बात मैंने 12 नंबर में नहीं बात करी। 12 नंबर राशि अलग है और 9 नंबर राशि अलग है। दोनों ही गुरु की राशियां हैं, लेकिन 9 नंबर जो राशि है वो धर्म की राशि है। ठीक। हाँ 12 नंबर राशि धर्म की नहीं बोलेंगे हम उसे पूरी तरह से। 12 नंबर राशि है मोक्ष की। मोक्ष की बिल्कुल लास्ट है ना वो। आप एक से काउंट करते हो, लास्ट में आती है बिल्कुल। तो मोक्ष की राशि है। जी। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपका व्यय होता है, वो आप 12 नंबर राशि से देखते हो। ठीक है। सो 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि में फर्क है। सो 9 नंबर में वो कुछ का है। ठीक है। ओके सर, केतु भी मोक्ष कारक है ना? बिल्कुल मोक्ष के लिए कारक है वो। 12वें भाव में भी कारक, 12वें भाव का कारक होता है वो, क्योंकि वो मोक्ष की राशि है और तो खुद मोक्ष के लिए है, तो फिर इसलिए। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल या आगे चले? हाँ हेलो सर। हाँ जी बताइए वेंकट जी। चंद्र कुंडली देखना है या लग्न कुंडली या नवमांश लगन कुंडली, कुंडली? सिर्फ लगन कुंडली। लग्न कुंडली देखना। राशि के लिए, राशि अपनी जानने के लिए लगन कुंडली में आप चंद्रमा की स्थिति देखिए, वो किस राशि में है, किस क्या नंबर क्या लिखा है वहां पे, उस नंबर की जो राशि है वही आपकी राशि है। ओके ओके। हाँ जी विवेक जी। अनम्यूट कीजिए। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है विवेक? ठीक है डन डन। हैंड किया हुआ था ना पहले। ठीक है। अब हम लास्ट में, अब एक चीज, दो चीजें रह गई है हमारे पास। एक तो मैं ना आपको राशियों को याद करने का तरीका बताऊंगा, एक बहुत ही फैंटास्टिक एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको राशियों की कुछ छोटी मोटी बातें, थोड़ी बहुत उससे आपको उपाय बताऊंगा हर राशि के लिए, हर राशि वाले इंसान को क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राशियां आपको याद कैसे रखनी है। ठीक है। एक उसका फॉर्मूला है छोटा सा ही। ठीक। ये आप चाहें तो मेरे साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं, या आप इसको देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक। दो चीजें आपको याद रखनी है बस, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 चंद्रमा 5 सूर्य। ठीक। 4 चंद्रमा 5 सूर्य। 4 नंबर को मैं लेफ्ट की साइड रख रहा हूं, 4 नंबर को लेफ्ट में मैं लिख रहा हूं। ठीक है। और 5 नंबर को मैं लिख रहा हूं राइट में। उसका कारण क्या है? 4 नंबर जो है फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, स्त्री तत्व है, फेमिनाइन एनर्जी। तो हमारी जो बॉडी का लेफ्ट साइड होता है ना, वो फेमिनाइन होता है। ठीक है। आपने अगर आदिशक्ति की फोटो देखी होगी, या शिव पार्वती का जो आधा पुरुष आधा स्त्री वाला देखा होगा, जो लेफ्ट साइड है वो स्त्री तत्व है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी है वो। ठीक। तो इसीलिए हमने लेफ्ट में क्या लिखा, 4 नंबर जो कि है चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य जो हमने राइट में रखा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा। 4 नंबर हमको पता है क्या है, 5 नंबर हमको पता है क्या है, राजा है, सन है ना, सूर्य है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ये लिखना है आपको, यहाँ पे आपने लिख दिया राजा। ठीक है। आपने क्या किया, एक इस तरीके का बॉक्स बनाया, आपने अपने उल्टे हाथ पे लिखा 4 नंबर चंद्रमा। 4 नंबर चंद्रमा हमेशा याद रखना है। 5 नंबर सूर्य को अपने राइट में रखा। ठीक है, और सूर्य को हमने क्या बोला, राजा। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, अब इसको चाहे आप राजमाता बोल दो, ठीक है, या रानी बोल दो। ठीक है। सो चंद्रमा को हम लिखते हैं राजमाता। ठीक, दो हमको क्लियर हो गया।
तो राजा आ गया, रानी आ गई, ठीक है, राजमाता आ गई। इसके बाद कौन आएगा? जब राजा रानी है तो फिर संतान आएगी, उनके पुत्र होगा, तो कौन होगा? बुध होगा ना, बुध को हमने राजकुमार कहा था। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से सारा कुछ है। ये अगर आपने सीख लिया ना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। इसमें आपको एक घटाना है और इसमें आपको एक जोड़ना है। 4 में से एक घटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। ठीक, 3 आ गया, 3 आपने यहाँ पे रख देना है। ठीक, 5 में क्या जोड़ना है आपको? 6 जोड़ना है, मतलब 1 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? 6। वो उसको आपको यहाँ रख देना है। ठीक, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले बोला राइट में राजा है, 5 नंबर, वो है सूर्य। ठीक है, राजा की रानी जो है वो लेफ्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड जो होता है फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो 4 नंबर हमने लेफ्ट में रखा, जो राजमाता है। ठीक है, राजा रानी क्लियर हो गया। राजा रानी के बाद क्या आया? राजकुमार आता है। ठीक है, तो राजकुमार के लिए हमने क्या बोला कि यहाँ से 4 नंबर में से एक घटाओ और 5 में से एक जोड़ो, 5 में एक जोड़ो, यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें से भी घटाओगे, 3 में से भी, यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, इसमें एक जोड़ोगे, 6 में 7 लिख दो। इसमें से घटाओगे 2 में से, क्या आएगा? 1 आएगा ना। ठीक, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, 7 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 8। ठीक, अब 1 में से कैसे घटाएं? अब 1 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 तो कोई राशि होती नहीं है, तो लेकिन 1 से पीछे 12 आता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। ठीक, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ठीक, अब इसमें से और आप 1 घटाओ तो क्या आएगा? 12 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 11 आएगा ना, और 9 में 1 और जोड़ दो तो क्या आता है? 10 आता है जी। ठीक, ये 10 आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। हमने सबसे पहले लेफ्ट में लिखा था 4 नंबर, जिसको हमने कहा था फेमिनाइन एनर्जी होती है, चंद्रमा की जो है, तो यहाँ पे आप चंद्रमा लिख देता हूँ मैं। ठीक, ठीक, चंद्रमा को हमने रखा, उसके बाद सूर्य को हमने राइट में रखा। ठीक है, और हमने क्या बोला कि सूर्य राजा है। उसके बाद हमने सूर्य में 1 1 जोड़ते चले और चंद्रमा वाले 4 से 1 1 घटाते चले, साथ में उनको लिखते चले। तो जब सूर्य और चंद्रमा राजा रानी हुए तो क्या हुआ? उनका पुत्र जो हुआ, राजकुमार जो हुआ, वो कहाँ पे आएगा? उनके बाद राजकुमार आएगा ना, तो क्या बोलेंगे हम? बुध। क्या बोलेंगे? बुध। बुध उनका राजकुमार है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बुध। ठीक, तो बुध को कौन सी राशियां मिली है? 3 और 6 ऑटोमेटिक। ठीक है, बुध आ गया। अब बुध आ गया तो अब जब बुध राजकुमार है, उसकी अगर शादी होती है तो क्या आएगा? उसकी वाइफ भी आएगी ना। वाइफ या फिर स्त्री को हम किससे देखते हैं? शुक्र से। तो क्या आ गया? शुक्र आ गया। ठीक, ठीक, शुक्र आ गया वाइफ, एज अ वाइफ है ना। राजकुमारी। ठीक है, अब राजा था, राजा थी, रानी थी, उसके बाद बुध उनका राजकुमार भी था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि राजकुमारी भी आ गई। ठीक है, राजकुमारी के बाद अब क्या चाहिए भाई? सेफ्टी चाहिए ना, बॉडीगार्ड चाहिए आज के संदर्भ में। तो क्या किया हमने? किसको हायर किया? एक हमने सेनापति लेकर आए हम। तो सेनापति को किससे देखते हैं हम? मंगल। ठीक है, मंगल क्या है? सेनापति है। ठीक, मंगल सेनापति है। उसके बाद सेनापति भी आ गया, अब किसकी कमी है जी? तो कोई चाहिए ना जो राह दिखाए। राह कौन दिखाएगा? गुरु।
कौन दिखाएगा? गुरु या बृहस्पति, है ना। तो गुरु भी ऐड हो गए जी फैमिली में, ठीक। अच्छा, अब किस चीज की कमी है? ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अपने को सर्वेंट्स भी चाहिए ना, काम करने के लिए चाहिए। काम कौन करेगा? कर्म, काम करने के लिए कोई चाहिए ना, तो उसके लिए आए शनिदेव, शनि महाराज, ठीक। हो गया कंप्लीट। राजा है, रानी है, उनके राजकुमार है, राजकुमार की वाइफ है, ठीक है। उसके बाद मंगल है सेनापति, प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद गुरु हैं, सही सलाह देने के लिए। और शनि यानी कि सारे जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं, सेवक सारे आगे यहाँ पे। तो क्या आप यहाँ पे देख पाओगे, अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इतना अगर आपने याद रख लिया, तो आप ये समझ पाओगे चंद्रमा की राशि है 4, सूर्य की राशि है 5, बुध की है 3 और 6, शुक्र की है 2 और 7, मंगल की है 1 और 8, गुरु की है 12 और 9, और शनि की है 10 और 11। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सबको क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे सारे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है, मैं जो भी हर राशि के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, या फिर आप, अगर आपको आपकी राशि पता है तो आपको कौन सी ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले कौन सी राशि आएगी? मेष राशि आएगी ना, ठीक है। सो जिस भी व्यक्ति की, जिस भी जातक की मेष राशि है, ठीक है, या फिर मेष राशि में उनके सबसे ज्यादा प्लेनेट हैं। मेष राशि में सबसे ज्यादा प्लेनेट होने का क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कुंडली में कहीं पर भी ना राशियां नहीं लिखी रहती हैं। कहीं ऐसा नहीं देखोगे आप मेष लिखा है, वृषभ लिखा है। उनकी जगह जो दर्शाता है वो क्या दिखाता है? उनके नंबर्स। जैसे जब हम साइंस पढ़ते थे तो ऑक्सीजन को हम पूरा ऐसे ऑक्सीजन नहीं लिखते थे, ठीक है, या बाकी चीजों को हम पूरा का पूरा नहीं लिखते थे। उनकी जो इंडिकेट करते थे उनको वो लिखते थे, H2O लिखते थे, O लिखते थे, है ना, K लिखते थे, ठीक है। तो इस तरीके के हम वो यूज करते थे, हम उनको पूरा नहीं लिखते थे, उनके शॉर्ट फॉर्म्स थे ना। तो वैसे ही जब हमें बोलना है कि वृषभ राशि, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ये कह देता हूं कि मेरी 2 नंबर की राशि है, तो कुछ गलत नहीं होगा वो। मैं अगर बोलूं मेरी वृषभ राशि है या मेरी 2 नंबर की राशि है, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, इसीलिए मैंने वो आपको टेबल करवाया था कि आप उस टेबल को अच्छे से याद करें। आप मुझे ये ना कहें कि ये राशि कुंडली में कहाँ है, तो कुंडली में तो कहीं लिखा ही नहीं है राशि। कुंडली में राशि नहीं लिखते हैं कभी भी, कुंडली में लिखते हैं हम नंबर। आपको नंबर्स याद करने हैं। कि कोई अगर कह रहा है 5 नंबर राशि है मेरी, तो आपको समझ में आ जाए वो कह रहा है कि उसकी सिंह राशि है। कोई कहे मेरी 10 नंबर राशि है, तो आप कह दो हाँ मकर राशि है। कोई कहे मेरी 12 नंबर राशि है, तो आप कह दो मीन राशि है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको याद करना। अब बहुत से बुद्धिजीवी ऐसा सोचते हैं कि उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो जब कोई पूछेगा तो उसमें से देख के बता देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप इन चीजों को, जो बेसिक चीजें हैं, जितना आप इनको घोट के पी लोगे ना, जितना आपके ये उंगलियों पे रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। फिर क्या होगा, प्रिडिक्शन में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। प्रिडिक्शन में आप प्रिडिक्शन सोचोगे, आप ये बेसिक चीजें नहीं सोचोगे। जब आप फलित करोगे तो आप फलित पे ध्यान दोगे, ना कि इन छोटी चीजों पे कि अरे फलित तो कर रहा हूं, लेकिन ये 8 नंबर क्या है, इसकी राशि है, कौन सी राशि है। तो अगर आपने वो टेबल याद कर लिया तो आपके लिए आगे फलित करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो राशि आती है अपनी, वो आती है मेष राशि, ठीक है। एरीज साइन किसकी राशि है? मंगल की है। सो आपको, क्योंकि मैंने ग्रहों के बारे में बताया है, तो आपको यहीं पर ही क्लियर हो गया होगा कि अगर वो मंगल है, ठीक है, मंगल की अगर वो राशि है, तो वहां पर क्या आ गया? वहां ऑलरेडी एनर्जी आ गई है, वहां एक फुर्ती आ गई है। मेष राशि है ना, मेष राशि हो जातक की, या फिर मेष राशि यानी 1 नंबर में काफी सारे प्लैनेट्स बैठे हों, एक ही बात है, ठीक है। तब भी वो आपको इफेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? बहुत जल्दी ना, उसको बहुत जल्दी रहेगी किसी भी चीज को स्टार्ट करने की, एक्शंस लेने की। हाँ करते हैं ना, फटाफट करते हैं ना, वो तो फास्ट रहेगा वो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि अच्छा ठीक है करते हैं, प्लान करते हैं। वो कहेगा हाँ चलो, कहाँ चलना है बताओ। एक्शन टेकर होते हैं ये लोग, मेष राशि इसकी रहती है, ठीक। अच्छा, अगर पीड़ित हो जाए तो, ठीक है, अगर पीड़ित हो जाए मेष राशि पीड़ित कैसे होगी? आपको मैंने बताया पापी ग्रह कौन से होते हैं, ठीक।
अभी हम बात करेंगे कि पापी ग्रह की दृष्टि भी पड़ती है ना, तो जहां पे भी कहीं ना कहीं तो 1 नंबर लिखा ही होगा चार्ट में। तो अगर उसमें पापी ग्रह आ गए, पापी ग्रह उसको देख लें, तो क्या होगा, अब एनर्जी तो है, इंपल्सिव बना देगा इंसान को, बहुत तेजी है अंदर, बहुत ज्यादा, फटाफट करना है जो करना है। तो अब जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो रहा है, काम खराब हो रहे हैं। ठीक, करेज देता है, मतलब 1 नंबर राशि है ना, करेज की राशि है, हिम्मत की राशि है। ठीक है, तो बहुत जरूरी हो जाती है वो, जैसे मंगल हमने बोला कि कितना इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, सो करेज की राशि है ये। ठीक, अच्छा, अब ऐसे इंसान के लिए क्या होगा, आपने कई सारे ना ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी ना एनर्जी बहुत हाई है, वो कूद रहे हैं दिन भर घर में, इधर उधर कूद रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं। ठीक है, आप उनका चार्ट खोल के देखेंगे, कहीं ना कहीं आप पाओगे कि कहीं ना कहीं मंगल जो है प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट यानी प्रभावी है। हमने जैसे बात करी थी कि कहीं ना कहीं ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव होता है, कुछ ग्रहों का बहुत ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। ये आपको ये देखने के लिए आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, आप इंसान की पर्सनैलिटी से बता सकते हो कि कौन से ग्रह का प्रभाव है उस पर। मंगल से प्रभावित जो व्यक्ति होगा, फुल ऑन एनर्जी है उसके अंदर, फुल ऑन एनर्जी, चाहे वो छोटा है बड़ा है, जब भी है, डिपेंड करेगा कौन सी दशा चल रही है, क्या उसका टाइम चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन एक ये बेसिक सी बात है, एनर्जी जिसकी हाई होती है, जो हमेशा एक्सटेंड मोड में रहता है, वो मंगल से प्रभावित है ना, उसकी जो मेष राशि अच्छी है, अच्छी जगह पे होगी। ये जो मंगल जो प्लेनेट है, एज अ प्लेनेट बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरों के लिए करने को तैयार रहता है कि चलो भाई करते हैं, क्या करना है बताओ। साहस लेकर आता है, अभिमान भी लेकर आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरी राशि जो आती है वृषभ राशि। ठीक है, वृषभ क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है। सो जो मंगल जो राशि थी वो अग्नि तत्व की राशि थी, वो है ही फायर साइन। एरीज साइन इज द फायरी साइन। ठीक है, जब आप वो टेबल को देखेंगे तो आप सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। जो मेष राशि है, एरीज साइन है, वो एक अग्नि तत्व की राशि है। ठीक, दूसरी जो राशि आती है वृषभ राशि, या वृक्ष बोलते हैं बहुत से लोग, वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, टॉरस इंग्लिश में बोलते हैं। टॉरस जो साइन है, शुक्रदेव इसको रूल करते हैं। ठीक है, शुक्रदेव जी की ये अंडर आती है। ठीक है, ऐसे लोग, ये क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है। पहली बात तो पृथ्वी तत्व मतलब, पृथ्वी तत्व मतलब क्या, पृथ्वी पे अगर हम लोग हैं तो हमको क्या चाहिए पृथ्वी पे, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए ना। कहाँ से आएगा, शुक्र से आएगा। कंफर्ट चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, कौन देगा, शुक्र देगा। ठीक है, शुक्र की राशि 2 नंबर राशि। ठीक है, पर ये जो लोग होते हैं ना, बहुत ठोस होते हैं, चाहे वो वृषभ राशि वाले हों या वृषभ राशि में जिनके बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ठोस मतलब बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में, मतलब जो बनिया लोग होते हैं ना, बनिया, बनिया के पास आप जाओ और बहुत एक्साइटमेंट से, अगर मंगल वाला भी जाएगा ना, बहुत एक्साइटमेंट से, सर ये देखो मैं ये स्कीम लेकर आया हूँ, सर ये प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा है। वो कहेगा रुको जरा दिखाओ क्या है। वो सोचेगा क्या ये सच में मेरे फायदे के लिए है ना। ऐसे इंपल्सिव नहीं होता वो एरीज वालों की तरह। वो क्या है, वो कह रहा है आराम से बताओ भाई, बहुत अपना दिमाग लगा के कि क्या ये सच में मेरे लिए फायदेमंद है, तब वो उसको लेगा। प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा ये लोग ना। अच्छा, एरीज वालों के लिए जब मैंने अभी रेमेडी बतानी है आपको, तो जिसकी भी मेष राशि है या मेष राशि में उनके मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स हैं, काफी सारे प्लैनेट्स हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, उनको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, यूज करना है। और ये जो रेमेडी है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, किसी भी इंसान के अंदर आप देखो, अगर आपका जो बच्चा है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो कूदता फांदता रहता है दिन भर, आपको क्या करना है, आपको उसकी एनर्जी को यूज करना है। उसे किसी स्पोर्ट में लगा दो ना, उसको कहीं अकेडमी ज्वाइन करवा दो, कराटे ज्वाइन करवा दो, क्रिकेट ज्वाइन करवा दो, तो क्या हो गया, आपने उसकी एनर्जी को यूज कर लिया। अब वो सही जगह लगाएगा अपनी एनर्जी। जब वो घर आएगा तब तक वो थका हारा होएगा, वो तो सोएगा ही आके। ठीक, तो एक तो एनर्जी को यूज करना है। अब जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि वो पहाड़ों पे जो मंदिर होते हैं ना, वहां जाएं। तो बहुत ऊंचाई पे जो मंदिर होते हैं, बहुत ऊंचाई पे, जहां मतलब चढ़ते हुए आपको मतलब सांस फूलने लगे या बहुत ज्यादा आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाए। एनर्जी यूज हो रही है ना, चढ़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक, 2 नंबर वाली जो राशि होती है, अब यहाँ पे आपको सारा कुछ है, रिसोर्सेज है, ये सारा 2 नंबर जो राशि है रिसोर्सेज की है सारी, रोटी कपड़ा मकान है ना। ऐसे लोग आप देखोगे ना कि ये खाना भी बड़ा ना अच्छा खाते हैं, उनको खाना खाने के लिए बड़े ये लोग ना चूजी रहते हैं कि भाई हाँ चाहिए सब कुछ, मतलब तरीके से चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा लस्सी भी दे दो, दही चाहिए, हाँ जी, थोड़ा अचार वगैरह, है ना, पूरा मतलब सिस्टम से। ठीक है, लेकिन इनको काम करना कौन सा वाला पसंद है, काम इनको करना लाला टाइप, बैठ के कंफर्टेबल वाला काम चाहिए जी। ठीक,
अब मिथुन राशि आती है इसके बाद, 3 नंबर राशि। अगर 3 नंबर में आपका चंद्रमा है, आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है, वहां पे चंद्रमा भी है, चा भी लिखा हुआ है, या चंद्रमा मून लिखा है, कुछ लिखा है, सो ये जो है चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मतलब मिथुन राशि आपकी हो जाती है। ठीक, मिथुन राशि वाले का क्या रहता है, बहुत ज्यादा ये लोग ना कम्युनिकेशन में रहते हैं। मतलब आप इनको देखेंगे बहुत ज्यादा फोन्स वगैरह या फिर ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन वर्क करना, हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ये सारा मिथुन में आता है। ठीक, कम्युनिकेशन वाला जितना भी वर्क हो गया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि मैं कैसे ये चीजें जोड़ूं, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूं, 3 नंबर है। ठीक है, शिव मंदिर अगर ये जाते हैं, पहाड़ों वाले जो शिव मंदिर होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, जैसे उज्जैन महाकाल जो मंदिर है, ठीक है, उज्जैन महाकाल जो मंदिर है, वहां पे अगर ये लोग जाते हैं, मिथुन राशि वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है। या तो 3 नंबर में अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं या प्रोमिनेंट है, 2-3 प्लैनेट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, तो भी ठीक। उसके बाद आती है 4 नंबर की राशि, जो कि है कर्क राशि, चंद्रमा की 4 नंबर राशि, कर्क राशि अगर किसी की बनती है, या 4 नंबर में किसी के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो ठीक है। वाटरी साइन है ये, जल तत्व राशि है। ठीक, कैसी राशि है, बहुत ही इमोशनल वाली राशि है ये। ठीक है, 4 नंबर जो राशि है कर्क राशि, चंद्रमा की खुद की राशि है, बट बहुत इमोशंस है यहाँ पे, जल है ना, जल तत्व है, शीतल है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना होगा कि इसमें प्रभाव कैसा है। आपकी चंद्रमा की राशि है, आप बहुत अच्छी बात है, आप अगर कर्क राशि अगर आपकी है तो भाई चंद्रमा अपने खुद के घर में है, लेकिन खुद के घर में तो है, लेकिन उसमें इन्फ्लुएंस कैसा है, उसको कौन देख रहे हैं, या उसके साथ कौन है चंद्रमा के साथ में, ये देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो ऐसे लोगों के लिए जो रेमेडी होती है, अगर उनका चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित है या उनको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, वो बहुत ज्यादा अगर परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपने इमोशंस के चक्कर में अगर वो बहुत परेशान है, तो सबसे पहली चीज जो इन्हें करनी चाहिए, इनको रेगुलरली गंगा स्नान करना चाहिए। जैसे हरिद्वार में है ना, कहीं पे भी जो शुद्ध जो हमारी जो भी गंगा है, गंगा स्नान अगर ये लोग करते हैं तो ये बहुत रिलीफ फील करेंगे। बीच के साइड्स में अगर ये बैठते हैं तो उनको बहुत रिलीफ फील होगा। ठीक है, हाईली इमोशनल बनाता है ये। चंद्रमा खुद के घर में है, 4 नंबर की राशि में, बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद आती है सिंह राशि। अगर आपका चंद्रमा 5 नंबर की राशि में है तो, अगर आपका चंद्रमा 5 नंबर में है तो आपकी सिंह राशि हुई। सिंह राशि क्या है, फायरी साइन है। तो ऐसे इंसान को क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, राजा की तरह ये बिहेव भी करता होगा, राजा की तरह रहना भी चाहता है, ठीक है, सिंह राशि वाले। ठीक है, लेकिन बड़ा दिल रहता है इन लोगों का कि हाँ ठीक है, मतलब हर चीज में बड़ा दिल, ठीक है, दिल बहुत बड़ा है जी। अगर यही सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाता है, ठीक है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाता है, तो क्या होगा, ईगो आ जाएगा, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बना देगा इंसान को। ठीक है, अगर आपकी सिंह राशि है या फिर सिंह राशि में आपके कई सारे प्लैनेट्स हैं तो ठीक है, इनके लिए भी सेम चीज है रेमेडी, कि इनको ना पहाड़ों वाले मंदिर में जाना चाहिए। जब आप चढ़ते हो ना, जब आप भगवान के पास जाते हो, पहले के टाइम पे अगर आप नोटिस करो, सारे जो मंदिर थे ना ऊंचाइयों पे बनाए गए। पहले घर घर में भी नहीं होते थे मंदिर, एक जगह होती थी, एक गांव का कोई एक मंदिर होता था, वहां पे सारे लोग पूजा करते थे, जाके जाना पड़ता था। क्यों होता था, उससे 2 चीजें होती हैं। एक तो आपने एनर्जी को यूज किया, आप वहां तक गए, चढ़ के गए, जैसे तैसे गए, है ना, तो क्या हुआ, आप गए, आपने अपना एनर्जी यूज किया जाने के लिए। दूसरा उसमें एक फायदा ये होता है कि आपको समझ में आता है कि जो मैं ईगो लेके चल रहा हूँ, जो मेरे अंदर एटीट्यूड है, जो मैं सबको, अपने आप को सर्वशक्तिमान इकलौता भगवान मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं मंदिर तक ही रीच नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हूँ मैं। आप खुद को सवाल करते हो, यार मैं इतना ईगो लेके चलता हूँ, मैं इतना खुद को पता नहीं क्या समझता हूँ मैं, यहाँ तो मेरे को चढ़ने में बैंड बज गई मेरी, मैं मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा एक। तो सूर्य राशि वालों के लिए, ठीक है, या सूर्य राशि में अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 5 नंबर में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनके लिए रेमेडी यही है कि उनको जो ऊंचे स्थानों पे जो मंदिर होते हैं वहां जाना चाहिए। आपका ईगो कंट्रोल में आएगा, आपको समझ में आएगा कि उस जिसने आपको बनाया उसके सामने आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है वर्गो राशि, कन्या राशि। ठीक है, बुध की राशि। अगेन यहाँ पे भी इंसान प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकली सोच रहा है वो। ठीक है, मतलब दिमाग लगा रहा है कि ठीक है, इसमें मेरा क्या फायदा है, या कैसा है, मेरे लिए ठीक है या नहीं है। बहुत प्लानिंग करते हैं लोग ना, कोई भी काम करना है पूरी प्लानिंग से करना है। ऐसे नहीं कि बस चले गए कहीं भी ट्रिप पे चले गए, देख लेंगे वहां पे, कोई नहीं, नहीं, पूरा आइटर नहीं बनेगा उनका सब कुछ कि भाई इतने बजे ये है ना। इनके लिए सबसे अच्छा रहता है
जनरली बुध वालों के लिए, या फिर आपकी अगर मिथुन भी राशि है या फिर कन्या भी राशि है, तो अगर वो गणेश जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर हम लोग जानते हैं, ठीक है, मुंबई में है गेस, तो वहां पे अगर वो जाते हैं गणेश जी के मंदिर, बहुत अच्छा है। साउथ के मंदिर में जा सकते हैं, साउथ के जितने भी मंदिर हैं उनके लिए अच्छे हैं। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, इसका कारण ये है, जो मैं मंदिर आपको बता रहा हूँ, तो जो भी इस राशि वाले लोग होंगे ना, होता मतलब ऐसे कोई साइंटिफिकली कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ये चीजें करोगे, जब आप वहां पे जाओगे ना, आपको एक एनर्जी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा, आपको एक वाइब फील होगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है, आप एक एनर्जी फील कर पाओगे। ठीक, लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि, ठीक है, ये तुला जो राशि है ये क्या है, रिलेशनशिप की राशि है ना, 7 नंबर आ गया, ठीक है, जैसा कि हमने बोला। तो तुला राशि में क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप की बात हो रही है, पार्टनरशिप में काम करने की बात हो रही है सारी। ठीक, यहीं से 7वां घर या फिर 7वीं राशि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारे पार्टनर को दर्शाती है, ठीक है, जीवन साथी को भी दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब है, या आपको पार्टनर ठीक नहीं मिला है, या इस तरीके का कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हो, आपने किसी के साथ भी सोचा कि मैं इसके साथ काम करूं, आपके झगड़े हो गए, उससे बनी नहीं रही, मिलके काम ही नहीं हो रहा क्योंकि आप बॉसी बन रहे हो या फॉर वट एवर रीजन, तो वहां पर क्या हो रहा है, फिर वो राशि कहीं ना कहीं प्रभावित है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कामाख्या मंदिर जो है वहां जाना चाहिए। ठीक है, क्यों जाना चाहिए, 7 नंबर राशि किसकी, शुक्र की, शुक्र को हम देवी से भी जोड़ते हैं। ठीक है, सो कामाख्या मंदिर जब आप जाते हो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, या तो आप पार्वती जी की मंदिर में चले जाएं, पार्वती माँ के मंदिर में चले जाएं, वो बहुत अच्छा है। तो इसके पीछे एक और चीज ये है कि जब एक बार कुछ ऐसे ही पार्वती जी जो वाइफ है हमारे शिव जी की, हमारे भोलेनाथ की, तो वो रूठ गई उनसे किसी बात पे, तो उन्होंने बोला मैं तो जा रही हूँ, तो चली गई। ठीक है, तो भोले बाबा को लगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली ना वो जंगलों में घूमने लगे, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने देखा कि है क्या अब, क्योंकि अगर लक्ष्मी गई, ठीक है, अगर लक्ष्मी गई, हम इसीलिए कहते हैं ना कि लक्ष्मी आई है हमारे घर में, है ना, इसीलिए हमने कहा गया, तो उनको लगता था कि क्या ही होगा, लेकिन सारा कुछ, एक बात बताओ ना, आज की डेट में जो हम लोगों को लगा के रखता है चीजों में, वो क्या है, वो यही तो है, कहीं ना कहीं या तो हमको लक्ष्मी चाहिए, या कोई पोजीशन चाहिए, कुछ ना कुछ हमें मटेरियलिस्टिक चाहिए, इसीलिए तो है। अगर आपको कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं चाहिए तो आप तो सब कुछ त्याग व्याग के चले जाओगे हिमालय, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो वही शिव जी ने किया, जब उनको दिखा कि कुछ तो है ही नहीं, कुछ उनको आगे कुछ नहीं दिखा, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, अब वो पूरा दौरा करने लगे, जंगलों में इधर उधर जाने लगे। फिर उनको समझ में आया कि नहीं, जो लक्ष्मी है, जो भोग की चीजें जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है इस जीवन को चलाए रखने के लिए। ठीक है, तो 7 नंबर जो राशि है, वहां पे जब भी आप पार्वती जी की पूजा करेंगे या कामाख्या मंदिर जाएंगे, आपको बहुत सुकून महसूस होगा, जिनकी भी तुला राशि है, ठीक है, या फिर तुला राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो। ठीक है, उसके बाद आती है वृश्चिक राशि, वृश्चिक या स्कॉर्पियो। ठीक है, अब ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये, अरे तुम ऐसा भी करते हो, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, बहुत सिक्रेटिव, कुछ नहीं बताएंगे किसी को भी, बहुत अपने अंदर चीजों को रखेंगे, रिसर्च माइंडेड होते हैं, रिसर्च करते रहेंगे हर वक्त। ठीक है, कुछ छोटी सी चीज भी खरीदनी तो रिसर्च करके खरीदेंगे। ठीक है, ऑकल्ट में ऐसे लोग बहुत आते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत आते हैं ऐसे लोग, जहां पे भी रिसर्च करने की बात है ना, ढूंढने की, खोजने की, वहां पे आते हैं। जो भी लोग माइनिंग में काम करते हैं, कोई भी चीज खोद के जमीन से निकालनी, जमीन से निकालने वाला कोई भी काम, ठीक है, ऐसे लोगों को आप ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या करने वाले हैं, कैसे हैं। ठीक है, इनके साथ एक और चीज है जो रहती है, वृश्चिक अगर किसी की राशि है या वृश्चिक राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये ना हर एक चीज को याद रखते हैं। इनके साथ अगर आपने कुछ बुरा किया ना, तो आप तो भूल जाओगे, ये कभी नहीं भूलेंगे, ये तब तक नहीं भूलेंगे जब तक ये आपका सर ना फोड़ दे। वृश्चिक वाला ना दिल पे जो कहता है ना, बिठा के रखता है चीजों को, और उससे फिर उसको खुद को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर मैं एक बोझ लेके चल रहा हूँ किसी का, तो वो मेरे को ही प्रॉब्लम करेगा ना। तो वृश्चिक वाला क्या चाहता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए, मैं इसका सर फोड़ूं, घर चलूं, तभी मेरे को सुकून है। अगर वो नहीं हुआ, वहां पे वो सर नहीं फोड़ पाया उसका, तो उसको जिंदगी भर वो बात याद रहेगी। उसे 10 साल बाद भी पूछ लेना कि यार वो तुझे याद है स्कूल में ऐसे फाइट हुई थी, वो कहेगा हाँ मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे मिल नहीं रहा वो, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, कहीं मिल गया तो बताऊंगा उसे। ये वृश्चिक राशि वाला कहता है, या जिसकी वृश्चिक राशि में कई सारे प्लैनेट्स हों। ठीक,
ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए खाटू श्याम जी के मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, साइंटिस्ट भी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि साइंटिस्ट इज अगेन रिसर्च राइट, जो बहुत ज्यादा, साइंटिस्ट से मेरा मतलब जरूरी नहीं है वो प्रॉपर साइंटिस्ट ही, जितने लोगों की वृश्चिक राशि है सब साइंटिस्ट तो नहीं बनेंगे ना, पर कहीं ना कहीं खोजी प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं रिसर्च करना, और रिसर्च मतलब छोटी बड़ी सब होती है। मेरे को कुछ चीजें ऑनलाइन खरीदनी है, हो सकता है किसी इंसान को जो पहला प्रोडक्ट दिख गया वही वो खरीद ले। कोई इंसान है जो देखे ही जा रहा है, खरीदेगा वही जो उसने पहले देखा है, लेकिन देखेगा 10 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आती है धनु राशि। ठीक है, सेजिटेरियस। ऐसे लोग ना बहुत फोकस्ड होते हैं। अगर आप धनु राशि का साइन देखें ना, तो एक ऐसा आदमी है जो घोड़े के ऊपर है। ठीक है, आधा आदमी है आधा घोड़ा है, और उसने ऐसे एक बाण ले रखा है हाथ में। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है वो बाण, क्या दिखा रहा है? फोकस। ठीक है, लेकिन ना ये गुरु की राशि है, हमें ये देखना होगा कि ये धनु जो राशि है गुरु की राशि है। यहाँ पे होता क्या है, ऐसे इंसान को अगर अपनी नॉलेज का घमंड हो जाए, अगर वो नेगेटिव हो जाए ना, धनु राशि अगर पीड़ित है, तो ऐसे इंसान को क्या होता है, अपनी नॉलेज का ना घमंड हो जाता है। वो कहता है मुझे तो सब पता है, सुनेगा ही नहीं किसी की। वो कहेगा तुम क्या बता रहे हो मुझे, ये तो मुझे पता है। धनु राशि वाला ये बोलता है, अगर धनु राशि नेगेटिव है तो। ठीक है, ज्ञानी बहुत होते हैं लेकिन। ठीक है, ऐसे लोगों को काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। ठीक है, उनको वहां से बहुत अच्छी उनको एनर्जी फील होगी। ठीक है, वहीं से उनको एनर्जी मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी वहां से। ठीक है, अब आती है मकर राशि, जो शनि महाराज की राशि है। ठीक है, 10 नंबर राशि है। ऐसे लोग भी ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, कर्म की राशि है ना, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और ये लोग ना कलेक्ट करना चाहते हैं, चीजें इकट्ठी करना, खास करके पुरानी चीजें, इस तरीके की चीजें ना कलेक्ट करना चाहते हैं, कलेक्टर होते हैं एक तरीके के। ठीक है, ऐसे लोगों को रेगुलरली शनि मंदिर जाना चाहिए। ठीक, पर ऐसे लोगों के ऊपर ना बहुत ज्यादा ना कर्मों का बोझ होता है। अगर आपकी मकर राशि है ना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगे हुए हैं काम पे, घर वालों के लिए। ठीक है, मतलब किसी ना किसी वजह से लगे ही हुए हैं। शादी हो गई तो बीवी की जो फैमिली है उसके लिए भी कर रहे हैं, वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही मिल गई जी। छोटे भाई की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई जी, पिता की वजह से मिल गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मकर राशि जब भी आई तो क्या हुआ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मकर राशि वालों के, या फिर 10 नंबर में अगर किसी के बहुत सारे प्लेनेट हैं तो। ठीक, कर्मों का बहुत बोझ रहता है। लोगों को सर्विस देना इनको बहुत पसंद होता है। ठीक है, लोगों को सर्विस देना इनको बहुत पसंद होता है। और ऐसे लोगों के लिए रेमेडी क्या है ना, जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे जो मंदिर होते हैं, है ना, मंदिर तो पब्लिक ही है, मतलब सबके लिए, सब जाते हैं मंदिर में। ऐसी जगहों पे जाके अगर ये सेवा करें, सेवा दें पब्लिक प्लेस पे, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और अपने कर्म को पूरी शिद्दत से और एक अच्छे उससे निभाना है इन्हें। ठीक है, यह है मकर राशि के लिए। कुंभ राशि की जब हम बात करते हैं तो ये अगेन वायु तत्व है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे भी इंटेलिजेंट होता है जहाँ तक। ठीक है, कुंभ राशि में भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ये मेलेफिक हो जाए, कुंभ राशि किसी भी तरीके से 11 नंबर जो राशि है मेलेफिक हो जाए, एक नेगेटिव प्रभाव में आ जाए, तो क्या होता है, ऐसे में गैस की प्रॉब्लम देखी गई है। गैस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी हो जाएगी, किसी तरीके का मेंटल इशू हो जाएगा, मेंटल प्रेशर फील करेगा ऐसा इंसान। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचेगा, ओवर थिंकिंग। ठीक, तो इसकी रेमेडी क्या है, प्राणायाम करना चाहिए इनको, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना वो करनी चाहिए। सांस वाली जितनी भी एक्सरसाइज है इनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, रुद्र रूप है ना शिव जी का, उसकी पूजा करनी चाहिए इन्हें। ठीक, नीलकंठ मंदिर है ऋषिकेश में, वहां जाना चाहिए। उज्जैन जो मंदिर है हमारा, उज्जैन महाकाल, वहां जाना चाहिए। ठीक है, अगेन पहाड़ों वाले मंदिर, शिव जी के मंदिर, ये सारी जगह इनको जाना चाहिए। ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ हो गया, तो ऐसी जगहों पर इनको जाना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में यानी 11 नंबर में है, ठीक है, या 11 नंबर में आपके मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स हैं। ठीक, लास्ट में आती है हमारी मीन राशि, जो एक वाटरी साइन है। अगेन वाटर आ गया यहाँ पे, है ना, वाटरी साइन है, जल तत्व राशि आ गया। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा गिवर होते हैं, तैयार हैं करने के लिए, देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्या करना बताओ, कहाँ चलना, चलो, क्या चाहिए आपको मेरे से, कुछ चाहिए, हाँ ले लो। गिवर हैं ये लोग ना, मीन राशि वाले। अच्छा, तो एक चीज और होती है, जो वाटरी साइन के जो भी हमारे प्लैनेट्स मैंने आपको बताया ना, जो भी जल तत्व हैं 4, 8, 12, ठीक है, इन लोगों की खासियत होती है, अगर इनका वो राशि भी अच्छी है, ठीक
ठीक है, और मतलब वो अगर वो राशि जो है वहां पे कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है ना, तो ऐसे लोग ना एक नेचुरल हीलर हैं। इनके साथ आप बैठ जाओ 4, 8, 12 वालों के साथ, आपको ना एक शीतलता फील होगी, आपको एक अजीब सा ना कंफर्ट फील होगा, आपको लगेगा यार मतलब जो आप परेशानियां सोच के आए होंगे ना वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। इनके अंदर वो शक्तियां हैं, शीतलता है ना, ठंडक है। ठीक, तो ऐसे लोगों को भी वही है, जैसे जब भी ये बीचेस पे जाते हैं या कोई ऐसे पानी वाली जगहों पे जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है वहां पे। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन था, थोड़ा सा एक राशियों के बारे में हमने देखा था। अभी टाइम भी हो गया है, तो ठीक है, यही था आज के लिए। अभी लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा, अगर जो भी हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड है तो पूछिए आप। हेलो हाँ जी, सर, दो नंबर राशि की आपने क्या रेडी में बताई थी? 2 नंबर राशि वृषभ है ना, तो शुक्र की जी राशि है, सर, जी रिसोर्सेज की राशि है। रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, हमने क्या बात करी, कौन देता है रिसोर्सेज? मंगल, रोटी कपड़ा मकान मिलता है, कहाँ से मिलता है? शुक्र, जी, शुक्र से, है ना, वीनस। जी जी, ना, तो वीनस को हमने क्या बताया, वीनस जी की हम जब बात करते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं, उनके लिए किसकी पूजा करते हैं, शुक्र को पसंद लक्ष्मी करके। जी की, करेक्ट, अगर आप लक्ष्मी लक्ष्मी जी की जी की, पूजा करते हो, दुर्गा जी की करते हो, पार्वती जी की करते हो, किसी भी तरीके से, साथ ही सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, असल जिंदगी में आपको महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, जी, ये है, हाँ। धन्यवाद। और देवी के जितने भी मंदिर हैं वो तो फिर है ही। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? सर जो 8 नंबर का राशि है उनका मालिक है मंगल। तो वो मंगल क्या है, फायरी है, और ये वाटर एलिमेंट में कैसे जाता है, मतलब कौन सा ज्यादा गुण आएगा? यही तो बात है। अब यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मंगल की एक राशि है 1 नंबर जो कि मेष राशि है, जो कि फायरी साइन है। वहीं दूसरी तरफ जो है 8 नंबर, वहां पर क्या है, वृश्चिक राशि आई है, जिसकी हमने बात करी कि जल तत्व है। जी तो मंगल को सिर्फ ये कह देना, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ जी मेरे को तो एंगर इशू है, मेरी तो मंगल में है राशि, मेरी तो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, तो वो इस चीज का एक्सक्यूज बनाते हैं। तो वो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, वो क्या है, वो आपकी कमी है कि अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं तो हम उससे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल की तो एक शीतलता वाली भी राशि है ना, 8 नंबर भी राशि है। ठीक है, जी। और किसी का कोई सवाल है या फिर हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक? सर अच्छा, हाँ एक क्वेश्चन था छोटा सा, जो जी, ये आपने राशियों के साइन बताए, जो हमें आकाश में राशियों के साइन दिखते हैं, जैसे मेष बताया, तो ये सारे नक्षत्रों से बनते हैं राशियों के साइन? बिल्कुल सही है। तो तो क्या हम नक्षत्रों को ये नक्षत्रों के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। 27 जो नक्षत्र होते हैं ना, उसमें कैसे जी चरण होते हैं, हर 4 चरण होते हैं। ठीक है, फिर टोटल जो 108 बनेगा। ठीक है, सो हाँ, वो सब हम मतलब पढ़ेंगे। जो आकृति जो बन रही है बेसिक, वो आकृति कैसे पहचानेंगे और क्या उसकी शेप होती है, वो वो मैं चीज। आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जब हम मेष राशि कहते हैं, जब हमारे ऋषियों ने देखा कि एक भेड़ जैसा कुछ बन रहा है इस दिशा में, पहले भेड़ बन रहा है, ठीक है, फिर देखा कि एक बैल जैसा कुछ बन रहा है, तो ऐसे चले ना, मेष राशि, टॉरस आ यस गया, जेमिनी हाँ आ गया। यस वो आकृतियां जैसे जैसे उन्होंने देखी वैसे वैसे उनको ड्रॉ किया उन्होंने। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि जो 1 नंबर पे उनको दिखा, वो उनको दिखा कि एरीज दिखा, मेष राशि दिखी, भेड़ जैसा कुछ दिखा, है ना। तो वो मैं आपको फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबके लिए, यस, सबके लिए जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमने आज बात करी थी टेबल पे, जो हमने आज टेबल क्रिएट करी है, उसको प्लीज आप लोग इन 5 दिनों में, अगले शनिवार से पहले, वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, एकदम याद हो जानी चाहिए। उससे आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आप वक्त डायरेक्टली लगाओगे फलित करने में, प्रिडिक्शन करने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी, नमस्कार सर।